स्टोरी शुरू होती है जोसन के राजा यी हॉन के दरबार से। उसके सामने एक लड़की योनजी यंग को पेश किया जाता है। सभी दरबारी राजा से कह रहे हैं कि इस लड़की ने आपको अजीब खाना खिलाकर आपका अपमान किया है, इसे मौत की सजा दो। माहौल बहुत टेंशन वाला है। राजा अपनी तलवार निकालता है और जी यंग की तरफ बढ़ता है। सबको लगता है कि अब ये लड़की गई काम से, लेकिन राजा सबको हैरान करते हुए उसे सजा देने के बजाय अपना मुख्य शाही रसोइया यानी हेड शेफ बना देता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। राजा एक शर्त रखता है, तुम हर दिन मेरे लिए नया खाना बनाओगी। अगर कोई भी डिश रिपीट हुई या मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। जियंग मन में सोचती है कि वो मिशेलिन स्टार शेफ बनने का सपना देख रही थी और अब एक जालिम राजा की शेफ बन गई है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो ये शर्त मान लेती है। आगे स्टोरी फ्लैशबैक में साल 2025 में जाती है। यहाँ हमें योनजी यंग का असली परिचय मिलता है। वो फ्रांस में एक बहुत बड़ी कुकिंग कंपटीशन ला पोल डी और के फाइनल में है। खाना बनाते बनाते अचानक उसका स्टोव बंद हो जाता है। टाइम खत्म हो रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और जुगाड़ से शराब में आग जलाकर अपनी डिश पूरी करती है। वो जजों को एक खास डिश परोसती है जो उसने जोसन के एक पेटू और जालिम राजा येउनहिगुन से प्रेरित होकर बनाई थी। जज उसके खाने से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जी यंग वो कंपटीशन जीत जाती है। आगे जी यंग बहुत खुश है और अपने पिता को फोन पर खुशखबरी देती है। उसके पिता उसे एक पुरानी ऐतिहासिक किताब लाने के लिए कहते हैं जो जोसन राजवंश से जुड़ी है। उसी दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है। जब जी यंग प्लेन में होती है तो गलती से गोचूजांग यानी एक तरह की चिली पेस्ट उस पुरानी किताब पर गिर जाता है। जैसे ही वो किताब को पानी से साफ करने की कोशिश करती है, किताब के अक्षर चमकने लगते हैं। वो प्लेन के बाथरूम में होती है, तभी एक अजीब रोशनी होती है और वो वहीं से गायब हो जाती है। आगे यंग खुद को एक अनजान जंगल में पाती है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि वो प्लेन से यहाँ कैसे आ गई। तभी वहाँ घोड़े पर हमारा हीरो शिकार करते हुए आते हैं, जिसका नाम राजा यी हॉन है। राजा एक लोमड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और जी यंग को देखकर चौंक जाते हैं। उसके मॉडर्न कपड़ों की वजह से राजा उसे ग्विनियो यानी एक महिला भूत समझता है। जी यंग सोचती है कि ये लोग किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रहे हैं और राजा को एक एक्टर समझती है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। वो अपनी स्टन गन निकालती है तो राजा अपना तीर और कमान तान लेता है। उनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी कहीं से एक तीर आकर राजा को लग जाता है। ये तीर विद्रोहियों ने चलाया था जो राजा को मारना चाहते थे। राजा और जी यंग दोनों पहाड़ी से पानी में गिर जाते हैं। आगे राजा घायल होता है और बेहोश। जी यंग झगड़े के बावजूद इंसानियत दिखाती है। एक शेफ होने के नाते वो अपने छोटे चाकू का इस्तेमाल करके तीर निकालती है और अपने स्कार्फ से उसका घाव बांध देती है। होश आने पर भी राजा उसे भूत ही समझता है और उस पर शक करता है। जी यंग उसे पागल एक्टर समझती रहती है, लेकिन अब वो दोनों अकेले और खतरे में है। जी यंग सिचुएशन को अपने हाथ में लेती है और राजा को रस्सी से बांध देती है ताकि वो भाग ना सके और उसे अपने साथ सुरक्षित जगह की तलाश में ले जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और जी यंग घायल राजा को घसीटते हुए जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात एक लड़की गिलग्यूम से होती है। पता चलता है कि ये राजा का शिकार करने का इलाका है और यहाँ रहना मना है। गिलग्यूम राजा के चेहुंग से बचने के लिए यहाँ छिपी हुई है। जी यंग को अब भी लगता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन जब गिलग्यूम उसे बताती है कि ये नीले बंदर का साल है और उसे सुपरमार्केट का मतलब तक नहीं पता, तो जी यंग का दिमाग चकरा जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब आता है स्टोरी का मजेदार हिस्सा। जी यंग एक शेफ की तरह अपना जादू दिखाती है। वो झोपड़ी में मौजूद जंगली सब्जियों और जौ के चावल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अपना सीक्रेट हथियार भी निकालती है, गोचूजांग और मक्खन, जो उसके पास 2025 से थे। वो इन सबको मिलाकर एक ऐसी डिश बनाती है जो जोसन में किसी ने कभी देखी या चखी नहीं थी, गोचूजांग बटर बिबिम्बाप। राजा उसे शक की नजर से देखता है। उसे लगता है कि इसमें जहर हो सकता है। राजा बहुत नखरे दिखाता है, लेकिन जी यंग उसे बच्चा समझकर चिढ़ाती है और खाने के लिए मजबूर करती है। राजा शर्त रखता है कि पहले जी यंग खाकर दिखाएगी। जैसे ही राजा पहला निवाला लेता है, तीखेपन से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है ये जहर ही है, लेकिन कुछ ही पलों में तीखेपन के पीछे का जबरदस्त स्वाद उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसे वो डिश इतनी पसंद आती है कि वो बच्चों की तरह और मांगने लगता है। इसी स्वाद से उसे अपनी माँ की एक धुंधली सी याद भी आती है। खाना खाने के बाद जी यंग और गिलग्यूम पास की नदी पर अपना हैंडबैग ढूंढने जाती हैं। यहाँ गिलग्यूम उसे पक्का कर देती है कि वो लोग वाकई जोसन राजवंश में हैं।
ये सुनकर जियंग के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिस पागल एक्टर को वो घसीट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस देश का राजा है। तभी राजा के सिपाही उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सिपाहियों को देखते ही राजा का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। वो अब घायल और लाचार नहीं बल्कि एक जालिम और ताकतवर राजा है। उसका पहला हुक्म होता है कि उस गद्दार को ढूंढो जिसने मेरी बेइज्जती की है। ये सुनकर जियंग और गिलग्यूम छिप जाती हैं। जियंग को अब समझ आता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आगे अफरा तफरी से राजा के सैनिक, जिन्हें चेहुंगसा कहा जाता है, गांव की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही हैं। जियोंग और गिलग्यूम भी पकड़ी जाती है। जियोंग चिल्लाती है, ये किडनैपिंग है, लेकिन जोसून में उसके कौन सुनता। सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जियोंग अब भी कंफ्यूज्ड है और सोच रही है कि क्या वो वाकई जोसून में आ गई है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आगे जियोंग बेहोश हो जाती है और सपने में खुद को 2025 में कुकिंग कंपटीशन जीतते हुए देखती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो सब एक सपना था। वो उसी कैद में है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। चेहोंगसा के अधिकारी उनकी उम्र पूछ कर सिलेक्शन कर रहे हैं। जो लड़कियां उन्हें पसंद आती हैं उन्हें दाईं ओर भेजा जाता है और बाकी को बाईं ओर। गिलग्यूम की उम्र 18 है, उसे चुन लिया जाता है। जियोंग अपनी उम्र 27 बताती है तो उसे बूढ़ा कहकर बाईं ओर भेज दिया जाता है। उसे लगता है कि वो बच गए, लेकिन उसे नहीं पता कि ये मुसीबत की शुरुआत है। जिन लड़कियों को बाईं ओर भेजा गया था उन्हें एक बड़ी सी किचन में काम करने के लिए डाल दिया जाता है, जिसे चानबोंग कहते हैं। जियोंग को पता चलता है कि वो आज़ाद नहीं हुई बल्कि उसे यहाँ खाना बनाने के लिए रखा गया है। राजा के सैनिक भी जियोंग को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। जियोंग को लगता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। किचन में जियोंग को पता चलता है कि आज कुछ बहुत बड़े मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए खाना बनाना है। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि राजा के सबसे करीबी और ताकतवर मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा इम सोंगजे हैं। रसोइया बताता है कि ये लोग बहुत नखरीले हैं और अगर खाना पसंद नहीं आया तो बनाने वाले की जान भी जा सकती है। जियोंग समझ जाती है कि मामला गंभीर है। किचन में कोई नहीं जानता कि क्या बनाना है, सब डरे हुए हैं। जियोंग, जो एक प्रोफेशनल शेफ है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वो रसोइये से मेहमानों की पसंद नापसंद पूछती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो शर्त रखती है, अगर मैंने ऐसा खाना बनाया जो मेहमानों को पसंद आया तो तुम हम सबको यहाँ से जाने दोगे। रसोइया उसकी शर्त मान लेता है। जियोंग को पता चलता है कि मेहमान बहुत चालाक और लालची हैं। वो ऐसा खाना बनाना चाहती है जो स्वादिष्ट भी हो और उन्हें एक सबक भी सिखाए। किचन में सामान की बहुत कमी है, लेकिन उसे एक छिपा हुआ सख्त मांस का टुकड़ा मिलता है। वो फ्रेंच स्टाइल स्टेक बनाने का फैसला करती है। बाकी औरतें हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। जियोंग अपनी 21वीं सेंचुरी की कुकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। मांस बहुत सख्त होता है। उसे नरम बनाने के लिए जियोंग एक पुरानी फ्रांसीसी टेक्निक सूवीद का इस्तेमाल करती है, जिसमें खाने को कम तापमान पर धीरे धीरे पकाया जाता है। उसके पास मॉडर्न उपकरण तो नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ लगाती है। वो गर्म और ठंडे पानी को मिलाकर सही तापमान बनाती है और मांस को उसमें धीरे धीरे पकने देती है, जिससे वो एकदम नरम और रसीला हो जाता है। मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा सोंगजे गवर्नर के घर पहुंचते हैं। गवर्नर होंगयोंग दाल उनसे बहुत डरता है। सोंगजे गवर्नर को उसकी पोती मीह्यांग को चेहोंग में भेजने के लिए धमकाता है, क्योंकि गवर्नर ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। तभी खाना परोसा जाता है। जब स्टेक परोसा जाता है तो मंत्री उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये सिर्फ मांस का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला लेते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। मांस इतना नरम और स्वादिष्ट होता है कि उन्हें यकीन नहीं होता। जियोंग ने अलग अलग चीजों को मिलाकर एक ऐसा फ्लेवर बनाया था जो किसी ने पहले नहीं चखा था। लेकिन मंत्री अपनी अकड़ में कहते हैं इसमें प्रकृति का स्वाद नहीं है। वो झूठ बोल रहे थे ताकि जियोंग को सजा दिलवा सकें। मंत्री के झूठ बोलते ही गवर्नर होंगयोंग दाल का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है, तुम मेरी पोती को छीनने के लिए झूठ बोल रहे हो। इस बगावत से मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा सोंगजे गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। सोंगजे अपनी तलवार निकाल लेता है और गवर्नर को मारने वाला होता है। जियोंग समझ जाती है कि उसकी वजह से गवर्नर की जान खतरे में है। उसे घसीटकर बाहर ले जाया जाता है और सजा देने की तैयारी होती है। आगे जैसे ही जियोंग और मारने वाले होते हैं, सीन में धमाकेदार एंट्री होती है राजा यी हॉन की।
वो वहां पहुंचकर सबको रोक देता है। राजा कहता है, अगर तुम कहते हो कि ये खाना इतना खास है तो मैं खुद इसे चख कर देखूंगा। जियोंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जंगल में मिला वो पागल एक्टर सच में जोसोन का राजा है। अब उसे अपनी जान बचाने का एक और मौका मिलता है। राजा स्टेक का एक टुकड़ा खाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे वो स्वाद इतना पसंद आता है कि वो पूरी प्लेट चट कर जाता है। उसे भी वो खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद लगता है। खाना खाने के बाद राजा जियोंग से अकेले में मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और खाना बनाना कैसे सीखा। जियोंग उसे बताती है कि वो एक शेफ है। राजा उससे उसकी उम्र, परिवार और शादी के बारे में पूछता है। जब जियोंग कहती है कि वो अविवाहित है तो राजा हैरान हो जाता है। आगे राजा उससे पूछता है, तुम कहाँ से हो? जियोंग हिम्मत करके सच बता देती है, मैं 500 साल बाद भविष्य से आई हूँ। राजा उसकी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन उसे पूरी तरह पागल नहीं समझता। वो कहता है, तुम्हारी प्रतिभा ने आज तुम्हारी जान बचाई है। वो उसे सजा नहीं देता, लेकिन उसे आज़ाद भी नहीं करता। राजा फैसला सुनाता है कि जियोंग को महल ले जाया जाएगा। बाकी सभी चेहोंग में पकड़ी गई लड़कियों को आज़ाद कर दिया जाता है, सिवाय गवर्नर की पोती मी ह्यान के। राजा उसे भी महल ले जाने का हुक्म देता है। जियोंग को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे एक पालकी में बिठाकर महल की ओर ले जाया जाता है। अब उसे अपनी जादुई किताब मैंगन रॉक की चिंता सताने लगती है, जो वापस जाने का एकमात्र जरिया है। आगे रात में जियोंग और गिलग्यूम चुपके से उस चट्टान पर जाती हैं जहां उसका हैंडबैग गिरा था। वो किताब ढूंढ ही रही होती हैं कि राजा वहां पहुंच जाता है। जियोंग राजा से विनती करती है कि उसे उसका बैग ढूंढने दे, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है। राजा एक शर्त रखता है, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, बशर्ते तुम मेरी हर बात मानो। जियोंग मजबूरी में हाँ कह देती है। राजा अपने सिपाहियों को बैग ढूंढने का आदेश देता है और वो मिल भी जाता है। लेकिन राजा उस बैग को लेने से पहले ही फिर से वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जियोंग बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। राजा उसका मजाक उड़ाता है और उसे वापस बंदी बना लेता है। बेचारी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। जियोंग और गिलग्यूम को महल लाया जाता है। महल में उनका सामना होता है रानी कांग मोकजू से, जो जोसोन की सबसे ताकतवर और खतरनाक औरतों में से एक है। रानी जियोंग को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि राजा पहली बार किसी लड़की को सीधे महल में लाया था। वो जियोंग को अपनी सौतेली और एक खतरा समझती है। रानी जियोंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे रोक देता है। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि राजा इस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। जहां राजा यी हॉन अपनी खास कॉन्सर्ट कांग मोकजू के साथ बाजार में है। कॉन्सर्ट कांग पूछती है कि राजा उसे कहाँ ले जा रहे हैं। राजा मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने उस नई लड़की यानी जियांग के लिए एक खास निवास तैयार किया है। ये सुनकर जियांग के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। जब वो कहती है कि उसे इस अनजान जगह से डर लग रहा है, तो राजा और मजाक करते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है, लो अब कुछ अनजान नहीं दिखेगा तो डर भी नहीं लगेगा। अगला सीन राजा के कमरे का है। शाही हकीम राजा के उस घाव की जांच कर रहा है जो उसे जंगल में तीर लगने से हुआ था। हकीम बताता है कि किसी अनजान मरहम की वजह से खून बहना रुक गया, वरना राजा की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। ये सुनते ही राजा को जियांग की याद आती है, जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। वो अपने चीफ यूनक को छोड़कर बाकी सबको कमरे से बाहर भेज देता है। राजा के कमरे में अब कॉन्सर्ट कांग और चीफ यूनक हैं। कॉन्सर्ट कांग बार बार उस ग्विन्यू यानी भूतनी जैसी औरत यानी जियांग के बारे में पूछकर राजा के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है। राजा उसे सीधे जवाब नहीं देता और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि जियांग का खास निवास किसी रानी के लिए बने महल यानी ब्योलगुंग से भी ज्यादा खास है। आगे सीन उस खास निवास पर आता है, जो असल में महल के कोने में बनी एक छोटी सी जेल की कोठरी है। जियांग और उसकी दोस्त गिलग्यूम वहां बंद है। जियांग गुस्से में ताना मारती है, वाह क्या खास जगह है, जबकि गिलग्यूम पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है और कहती है कि कम से कम वो जिंदा तो है और उन्हें साफ कपड़े मिले हैं। अब हम कॉन्सर्ट कांग के महल में हैं, जहां वो अपने पिता इम्सो होम के साथ साजिश रच रही है। वे दोनों जियांग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है और राजा से उसका क्या रिश्ता है। वे जियांग की जासूसी करने और ग्रैंड प्रिंस जेसॉन को एक संदेश भेजने का फैसला करते हैं। आगे सीन शाही रसोई यानी सुरागन में शिफ्ट होता है, जहां बहुत हलचल है। सीनियर बावर्ची यानी इयम, सिम और मेंग उस नई ग्विनियो के बारे में बातें कर रहे हैं जिसे राजा महल में लाया है। उनके बीच अगले चीफ रॉयल कुक बनने की होड़ भी साफ दिख रही है, खासकर कुक इयम और कुक मेंग के बीच। रसोई में ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजा यानी कि राजा की दादी की तरफ से हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम और कॉन्सर्ट कांग की तरफ से यूनक यून आते हैं।
दोनों अपने अपनी मालकिन के लिए खाने का ऑर्डर देते हैं। ये सीन सीधे तौर पर दिखाता है कि महल की दो सबसे शक्तिशाली औरतें रसोई को अपने शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रही हैं। अब सीन ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजा के महल का है। वो भी राजा के इस कदम से बहुत नाराज है कि उसने एक अनजान औरत को महल में इतनी बड़ी पोस्ट दे दी और गवर्नर हॉन्ग को सजा दी। वो इस मामले को हल्के में नहीं ले रही और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही है। कॉन्सर्ट कॉन्ग अपने भाई और चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जे से मिलती है। वो उससे जियांग के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाल मटोल करता है। इसके बाद कॉन्सर्ट कांग उसे हुक्म देती है कि गवर्नर हॉन्ग के परिवार की सारी संपत्ति और गुलामों को जब्त कर लिया जाए, जो उसकी क्रूरता को दिखाता है। उसी मीटिंग में इम सॉन्ग जे अपने पिता से शिकायत करता है कि वो कब तक कॉन्सर्ट कांग की गुलामी करेगा। उसका पिता उसे चुप रहने को कहता है। तभी इम सॉन्ग जे एक खतरनाक आइडिया देता है कि क्यों ना हम कॉन्सर्ट कांग की जगह उस नई आई लड़की जियांग को सपोर्ट करें। हालांकि उसका पिता इस आइडिया को बकवास कहकर खारिज कर देता है। अगली सीन में जियांग और गिलगियम की जेल की कोठरी से होती है। दोनों परेशान बैठी हैं कि तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी आता है और चाबी से उनकी कोठरी का दरवाजा खोल देता है। वो दोनों हैरान है कि ये कौन है और क्या हो रहा है। आगे वो नकाबपोश आदमी दोनों को चुपचाप अपने पीछे आने का इशारा करता है। जियांग और गिलगियम को लगता है कि वो उन्हें आज़ाद करा रहा है। वो उसे महल के सुनसान रास्तों से होते हुए बाहर ले जाता है, लेकिन अचानक वो दोनों खुद को एक बहुत ही रौनक जगह पर पाती हैं, जहां चारों तरफ नकाब पहने लोग नाच गा रहे हैं और जश्न का माहौल है। जियांग उस नकाबपोश आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली राजा यी हॉन सामने आ जाता है और पूछता है, तो चांदनी रात की सैर कैसी लगी? पता चलता है कि ये सब राजा का ही प्लान था और वो नकाबपोश आदमी असल में महल का एक मशहूर विदूषक यानी जेस्टर गोंग गिल था, जो राजा के कहने पर ये सब कर रहा था। जियांग को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। गोंग गिल को देखकर गिलगियोम तो पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो जाती है। वहीं जियांग को गोंग गिल नाम सुनकर मशहूर कोरियन फिल्म किंग एंड द क्लाउन की याद आ जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई इतिहास में आ गई है। राजा खुश होकर कलाकारों को इनाम देता है और सब जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद राजा अकेले में गोंग गिल को एक गुप्त आदेश देता है। वो उसे जंगल में हुए जानलेवा हमले के पीछे कौन था इसका पता लगाने के लिए कहता है। फिर राजा जियांग से मिलता है और उसे दोबारा भागने की कोशिश करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता है। जियांग भी पलटकर राजा को ताना मारती है। ये सुनकर राजा का पारा चढ़ जाता है और वो अपने जल्लादों को गर्म लोहे की छड़ें लाने का हुक्म देता है ताकि वो दोनों को दाग सके। उसका ये खौफनाक रूप देखकर दोनों की जान हलक में आ जाती है। जियांग तुरंत अपनी गलती मानती है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है। वो वादा करती है कि अब कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। राजा उसकी ये हालत देखकर सजा रोक देता है और फिर अचानक कहता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए जियांग उसके लिए खाना बनाए। जियांग इस मौके का फायदा उठाकर गिलगिम को अपनी असिस्टेंट बनाने की शर्त रखती है, जिसे राजा मान लेता है। राजा जियांग के सामने एक खतरनाक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कोई पुराना खाना बनाया तो तुम मरोगी, लेकिन अगर तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर कुछ नया बनाया तो तुम जिंदा रह सकती हो, पर सिर्फ तब जब मैं तुम्हारे खाने से खुश हुआ। जेल में वापस आकर जियांग और गिलगिम हिम्मत जुटाते हैं। जियांग कसम खाती है कि वो जिंदा रहने और अपने घर वापस जाने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी हिम्मत देखकर गिलगियोम भी कहती है कि वो भी शाही रसोई की सबसे बड़ी सीनियर कोर्ट लेडी बनकर दिखाएगी। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं। सीन शाही रसोई में जाता है। चीफ यूनक वहां के हेड यूनक चांगसॉन को बताता है कि राजा ने एक औरत को शाही खाना बनाने का हुक्म दिया है। ये सुनकर चांगसॉन और बाकी बावर्ची भड़क जाते हैं। वो इसे परंपरा का अपमान मानते हैं और उस अनजान औरत को नीची नजरों से देखते हुए उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो जियांग से उसके बैकग्राउंड और खाना पकाने की ट्रेनिंग के बारे में सवाल करते हैं, जैसे कि वो किसी दुश्मन से पूछताछ कर रहे हों। जियांग चालाकी से जवाब देती है कि वो इतनी दूर से आई है कि वो जगह के बारे में नहीं जानते होंगे। माहौल बहुत तनाव भरा है और ये साफ है कि जियांग को यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा। आगे जियांग को रसोई में काम करने की इजाज़त मिल जाती है। वो और गिलगियोम रसोई का मुआयना करती हैं। जियांग को ये देखकर हैरानी होती है कि वहाँ कई ऐसी सामग्रियाँ यानी इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके समय यानी भविष्य में बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन यहाँ कोई उन्हें जानता तक नहीं। तभी गिलगियोम अपनी सूंघने की कमाल की शक्ति से कहीं छुपा हुआ हिरन का मांस यानी वेनिसन ढूंढ निकालती है। ये वही हिरन है जिसका शिकार राजा ने किया था। ये देखकर जियांग के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। आगे जियांग ऐलान करती है कि वो हिरन के मांस का स्टेक बनाएगी, जो उसकी खासियत है।
वो गिल ग्यूंग को बताती है कि उसे क्या क्या तैयार करना है। ये वही डिश है जिसने उसे फ्रांस में कुकिंग कंपटीशन जिताया था। उसे पूरा यकीन है कि इस डिश से वो राजा को इम्प्रेस कर देगी। ये सीन दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जी यंग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके रास्ता निकाल सकती है। आगे सीन वापस कॉन्सर्ट कांग के महल में जाता है। उसे पता चलता है कि राजा ने उस ग्विन्यो यानी जी यंग को शाही रसोई में भेज दिया है और वो भी राजा के शिकार किए हुए हिरन से खाना बना रही है। ये सुनकर कॉन्सर्ट कांग की जलन और गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी सबसे भरोसेमंद कोर्ट लेडी चू वोल को हुक्म देती है कि वो जी यंग पर नजर रखे और उसकी हर छोटी से छोटी गलती का पता लगाए ताकि उसे महल से बाहर निकाला जा सके। आगे अब राजा के खाने का समय हो गया है। शाही टेबल लगाई जा रही है और महल में एक अलग ही माहौल है। आगे राजा अपने कमरे में है और जी यंग की बनाई डिश का इंतजार कर रहा है। आगे जी यंग राजा के सामने अपना खाना पेश करती है। वो इसे हाउटे कुजीन बताती है, जो फ्रांस की पारंपरिक शाही रसोई का हिस्सा है। राजा और उसके सेवक इन अजीब नामों जैसे हॉर्स डी ओवरे, स्टेक तारतारे को सुनकर हैरान है। जी यंग पहले कोर्स के तौर पर कच्चे मांस और सब्जियों से बना स्टेक तारतारे पेश करती है। आगे जी यंग राजा के सामने ही स्टेक तारतारे को मिक्स करती है, जिसे वो टेबल साइड सर्विस कहती है। राजा पहले तो कच्चा मांस खाने में हिचकिचाता है, लेकिन चखने के बाद वो इसके अनोखे और लाजवाब स्वाद से हैरान रह जाता है। इसके बाद जी यंग मटर का सूप यानी पॉटेज पेश करती है, जिसकी खुशबू और स्वाद भी राजा को बहुत पसंद आता है। अब बारी है मेन कोर्स की। जी यंग हिरण की जीभ को राजा के सामने ही कोयले की आग पर हल्का सा ग्रिल करती है। वो बताती है कि हिरण की जीभ कितनी कीमती और दुर्लभ होती है और इसका रिश्ता राजा की शक्ति से जुड़ा है। राजा जी यंग की जानकारी और खाना बनाने के तरीके से बहुत प्रभावित होता है। उसे यकीन होने लगता है कि जी यंग कोई आम औरत नहीं है। जी यंग के खाना पकाने की कला से इतना प्रभावित होता है कि वो उससे सीधे पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा है। जी यंग इस बार सच बोलने का फैसला करती है और कहती है कि वो भविष्य से आई है। राजा उसकी बात सुनकर मजाक में कहता है कि वो पागल है और उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो उसके टैलेंट से खुश है। आगे राजा जी यंग से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि उसे ये डिश पसंद आएगी। जी यंग बताती है कि उसने ये ओनी गुन ऐतिहासिक नाम के बारे में पढ़ा था। राजा हैरान होता है कि वो ये नाम कैसे जानती है। जब जी यंग उसे खाना खिलाती है तो राजा को अचानक अपनी माँ की याद आ जाती है, जो बचपन में उसे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती थी। ये एक बहुत ही इमोशनल पल होता है। आगे उसी समय कॉन्सर्ट कांग राजा से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचती है, लेकिन राजा का सेवक उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि राजा ने किसी को भी परेशान करने से मना किया है। कॉन्सर्ट कांग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा दरवाजे के पीछे से ही उसे वापस जाने का हुक्म दे देता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा ने कॉन्सर्ट कांग को इस तरह मना किया हो। आगे कॉन्सर्ट कांग के जाने के बाद राजा जी यंग के बहुत करीब आता है और धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। जी यंग ये सुनकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि राजा उसे अपनी उपपत्नी बनाना चाहता है, जिससे इतिहास बदल सकता है। वो डर जाती है और सोचने लगती है कि अब उसका क्या होगा। इसके बाद चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सोंग जे जी यंग से अकेले में मिलता है। वो उसे एक ऑफर देता है, अगर जी यंग राजा की जासूसी करेगी और उसकी सारी बातें उसे बताएगी तो वो कॉन्सर्ट कांग के गुस्से से उसकी रक्षा करेगा। जी यंग समझ जाती है कि महल में हर कोई अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। आगे जी यंग इस ऑफर को ठुकराने की बजाय एक चालाकी भरी शर्त रखती है। वो इम सोंगजे से कहती है कि अगर वो जंगल में खोया हुआ उसका हैंडबैग, जिसे वो पोटली कहती है, ढूंढ कर लाएगा तो वो उसके ऑफर के बारे में सोचेगी। इम सोंगजे को ये शर्त अजीब लगती है, लेकिन वो मान जाता है। आगे कॉन्सर्ट कांग चीफ यूनक के साथ मिलकर जी यंग के खिलाफ एक नई साजिश रचती है। वो फैसला करती है कि शाही रसोई के बावर्ची जी यंग को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही महल छोड़कर भाग जाए। वो कुक मेंग को इस काम के लिए तैयार करने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो जी यंग से नफरत करता है। अगले दिन शाही रसोई में जी यंग के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। बावर्ची जानबूझकर गीली लकड़ियां जलाते हैं, जिससे हर तरफ धुआं भर जाता है। वो उसके खाने में सांप और कॉकरोच डाल देते हैं और उसके चाकू को भोता कर देते हैं। जी यंग बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। आगे दिन भर की परेशानी के बाद जी यंग और गिल ग्यूम को वापस जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जी यंग कहती है कि उसे शाही रसोई से ज्यादा शांति इस जेल में मिल रही है।
वो दुखी होकर सोचती है कि अगर उसने राजा को बावर्चियों की हरकतों के बारे में बताया तो राजा उन सबको मार डालेगा, जो वो नहीं चाहती। आगे सीन राजा के दरबार में जाता है, जहां सभी मंत्री गवर्नर होंग के निर्वासन और उस ग्विंडियो यानी जियंग को सजा न देने के खिलाफ इस्तीफा दे देते हैं। वो राजा पर दबाव डालते हैं कि वो जियंग को मौत की सजा दे। वो राजा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे राजा अपने मंत्रियों के विद्रोह से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वो जियांग को भरी दरबार में पेश करने का हुक्म देता है। जब जियांग दरबार में आती है तो सभी मंत्री उसे मौत की सजा देने की मांग करने लगते हैं। राजा सबकी बातें सुनता है और फिर एक चौंकाने वाली घोषणा करता है, कल रात इस औरत ने मुझे एक अजीब पकवान परोसा और मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर दिया, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि इसे तुरंत चीफ रॉयल कुक नियुक्त किया जाए। आगे राजा के इस फैसले से पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये खबर ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर तक पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा नाराज होती हैं। उन्हें लगता है कि राजा एक अनजान औरत के लिए अपनी सारी हदें पार कर रहा है और राजकाज का मजाक बना रहा है। वो फैसला करती हैं कि अब वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी। आगे कॉन्सर्ट कांग और उसके पिता भी राजा के इस फैसले से हैरान हैं। उन्हें एहसास होता है कि जियांग को मामूली समझना उनकी भूल थी। कॉन्सर्ट कांग अब जियांग को रास्ते से हटाने के लिए एक ज्यादा खतरनाक और सीधी योजना बनाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा अब पूरी तरह से जियांग के प्रभाव में है। आगे जियांग शाही रसोई में होती है, जहां हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम आती है और उसे बताती है कि ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर ने उसे बुलाया है। जियांग हैरान हो जाती है कि महल की सबसे शक्तिशाली महिला उससे क्यों मिलना चाहती है। उसे एक बड़े खतरे का अंदेशा होता है। आगे जियांग ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर के सामने पेश होती है। रानी साफ साफ कहती है कि उसे जियांग के टैलेंट पर शक है। वो जियांग को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देती हैं। उसे शाही रसोई के सबसे सीनियर बावर्चियों के खिलाफ एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और शर्त यह है कि अगर जियांग हारी तो सजा के तौर पर उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। आगे जियांग को पता चलता है कि इस खतरनाक प्रतियोगिता के पीछे कॉन्सर्ट कांग का हाथ है। वो रानी को भड़काने और इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने में कामयाब हो गई है। जियांग समझ जाती है कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उसे खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है और उसे इसमें अकेले ही लड़ना होगा। आगे उसी समय राजा को एक गुप्त संदेश मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां की मौत से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो रात में चुपके से उस रिकॉर्ड को हासिल करने का प्लान बनाता है, जो दिखाता है कि वो जियांग के मामले में उलझा हुआ होने के बावजूद अपने असली मकसद को नहीं भूला है। आगे जब राजा को पता चलता है कि उसकी दादी ने जियांग का हाथ दांव पर लगा गया है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसे एहसास होता है कि ये मामला अब सिर्फ एक खाने की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उसके अधिकार को सीधी चुनौती है। आगे प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। शाही रसोई में तनाव का माहौल है। जियांग और सीनियर बावर्ची अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक वहां राजा पहुंच जाता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा अपनी दादी से कहता है कि अगर ये प्रतियोगिता हो रही है तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आगे राजा एक नया नियम लागू करता है। आज जो भी जीतेगा उसे छोड़कर बाकी सभी हारने वाले बावर्चियों का एक एक हाथ काट दिया जाएगा। ये सुनकर सभी बावर्चियों के होश उड़ जाते हैं। राजा ने इस प्रतियोगिता को जिंदगी और मौत का खेल बना दिया है और अब किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। राजा के भयानक ऐलान के बाद जल्लाद एक पुआल काटने वाली मशीन, जो हाथ काटने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकर आते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। जियांग का एहसास होता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे अपने पापा की याद आती है और वो घर वापस जाने के लिए किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता जीतने का संकल्प लेती है। राजा जियांग को देखकर मन ही मन कहता है, अगर तुम सच में भविष्य से आई हो तो उन्हें कुछ ऐसा बनाकर दिखाओ जो सिर्फ तुम बना सकती हो। ये एक तरह से राजा की तरफ से जियांग के लिए एक चुनौती और हौसला दोनों है। वो देखना चाहता है कि जियांग में वाकई कितना दम है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर प्रतियोगिता का विषय घोषित करती है फिलियल पाइटी, यानी माता पिता के प्रति संतान का कर्तव्य और प्रेम। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि खाने में मुख्य सामग्री के तौर पर टोफू और डेंजांग मतलब सोयाबीन का पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। जियांग ये विषय सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे जोसॉन की पारंपरिक भावनाओं को समझने में मुश्किल होती है। जियांग सोच में पड़ जाती है कि इस विषय पर क्या बनाया जाए। उसे अचानक अपने पापा की याद आती है, जो उसके लिए अक्सर डेंजांग पास्ता बनाते थे।
उसे लगता है कि ये डिश फिलियल पायटी को पेश करने का सबसे अनोखा और दिल से जुड़ा तरीका होगा। वो फैसला करती है कि वो यही डिश बनाएगी क्योंकि ये उसके लिए उसके पिता के प्यार का प्रतीक है। प्रतियोगिता के दौरान राजा और उसकी दादी यानी ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर के बीच तनाव साफ दिखता है। रानी ताना मारती है कि राजा उस गुइनियो यानी जियंग के बहुत करीब हो गया है। राजा भी पलटकर जवाब देता है कि किसी को पहले से ही विजेता मान लेना जल्दबाजी होगी। उनकी बातचीत से पता चलता है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ खाने की नहीं बल्कि महल की सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई बन गई है। राजा मन ही मन सोचता है कि उसने जियंग को नहीं छोड़ा है बल्कि उसके टैलेंट ने उसे बचाया है। फिर वो कॉन्सर्ट कांग को देखकर सोचता है कि वो देखेगा कि आखिर चीज़ें किसके हिसाब से चलती हैं। ये दिखाता है कि राजा जियंग को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने असली दुश्मनों, खासकर कॉन्सर्ट कांग और उसके परिवार की ताकत को परख सके। प्रतियोगिता में जियंग को परेशान करने के लिए सीनियर बावर्ची एक गंदी चाल चलते हैं। वो सारा अच्छा टोफू और डेंजांग खुद ले लेते हैं और जियंग के लिए सिर्फ टूटा हुआ टोफू और बहुत कम मात्रा में डेंजांग छोड़ते हैं। वो जानबूझकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रतियोगिता हार जाए। जब जियंग देखती है कि उसके पास मुख्य सामग्री नहीं है तो वो परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र पालक यानी स्पिनिच पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये रानी की खराब सेहत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो तुरंत अपना प्लान बदलती है और पालक को अपनी डिश में शामिल करने का फैसला करती है। जब जियांग को डेंजांग की कमी खलती है तो यूनक यून, जो कॉन्सर्ट कांग का आदमी है, अप्रत्याशित रूप से उसकी मदद करता है। वो उसे बताता है कि शाही रसोई के पिछले आंगन में 3 साल पुराना डेंजांग रखा हुआ है। वो उसे वहां ले जाता है, जो दिखाता है कि शायद वो भी जियांग के टैलेंट से प्रभावित है या फिर उसके अपने कुछ और इरादे हैं। सीन राजा के दरबारियों पर जाता है जो प्रतियोगिता देख रहे होते हैं। अचानक मुख्य शाही सचिव इम सोंग जे, कॉन्सर्ट कांग का भाई, अपने पेट को पकड़कर दर्द से करहाने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसे तुरंत आउट हाउस यानी टॉयलेट जाना है। उसका ये बचकाना ड्रामा देखकर बाकी दरबारी हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक होता है। प्रतियोगिता में सीनियर बावर्ची कुक मेंग और कुक इयम अपनी अपनी खास डिशेस यानी योआ मंडू यानी मछली के पकौड़े और योन पोतांग मतलब ऑक्टोपस और टोफू सूप बना रहे होते हैं। वो दोनों अपनी जीत को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और जियंग का मजाक उड़ाते हैं। वो एक दूसरे को भी ताने मारते हैं जिससे उनकी आपसी दुश्मनी साफ झलकती है। जियांग अपनी डिश बनाने की तैयारी में जुट जाती है। वो आटे में पालक का पेस्ट मिलाकर हरे रंग का आटा गूंथती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरबार में बैठी रानियां और अधिकारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि ये कौन सी अजीब डिश है। वो जियांग की हरकतों को बेवकूफ़ी भरा बताते हैं क्योंकि उसने सूखी सब्जी यानी पालक को ताज़ा इस्तेमाल किया था, जो उनके हिसाब से गलत था। राजा जियांग की तरफदारी करता है और कहता है कि उसे कुछ नया देखने की उम्मीद है क्योंकि बाकी बावर्चियों की डिशेस का स्वाद तो वो पहले से ही जानता है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर ताना मारती हैं कि राजा को उस ग्वीनियो से बहुत उम्मीदें हैं। राजा जवाब देता है कि जीभ झूठ नहीं बोलती और स्वाद ही असली सच बताएगा। उनके इस बहस से साफ पता चलता है कि ये प्रतियोगिता अब जियांग के टैलेंट और राजा के फैसले का इम्तिहान बन गई है। आगे हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम जियांग को ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर की एक कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि रानी को बचपन से ही भूख कम लगती थी। उनकी माँ ने महल आने से पहले उन्हें आखिरी बार जो देनजांग सूप खिलाया था उसका स्वाद ताज़ा और दिलकश था, यानी फ्रेश एंड सेवरी। रानी आज भी उस स्वाद को याद करती हैं, लेकिन महल का कोई भी बावर्ची वैसा स्वाद दोबारा नहीं बना पाया। ये कहानी सुनकर जियांग को एहसास होता है कि सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना काफ़ी नहीं होगा, उसे उस ताज़ा और दिलकश स्वाद को फिर से बनाना होगा जो रानी की यादों से जुड़ा है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ देनजांग पास्ता शायद इस भावनात्मक चुनौती के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो एक बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। आगे इसी बीच सीनियर बावर्ची कुक इयोम और कुक मेंग के बीच बची हुई सामग्री को लेकर बचकाना झगड़ा हो जाता है। कुक इयोम कुक मेंग से थोड़े से हरे प्याज मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उनका ये झगड़ा दिखाता है कि वो कितने छोटे दिल के हैं और जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अचानक अपनी जगह से उठती है और कहती है कि उसे एक और सामग्री की ज़रूरत है। वो प्रतियोगिता के बीच में ही बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना मना हो सकता था। आगे
जियांग का ये कदम दरबार में एक नई बहस छेड़ देता है। कॉन्सर्ट काम इसका विरोध करती है और कहती है कि ये नियमों के खिलाफ है। वहीं राजा जियांग का पक्ष लेता है और एक और खतरनाक शर्त रखता है। ठीक है, इसे एक और सामग्री लाने दो, लेकिन अगर ये फिर भी हार गई तो हम इसका एक नहीं बल्कि दोनों हाथ काट देंगे। जियांग राजा की ये शर्त मान लेती है। वो जानती है कि अब उसकी जिंदगी और उसके दोनों हाथ दांव पर लग गए हैं। वो अपनी दोस्त गिलग्युम को उस गुप्त सामग्री को लाने के लिए भेजती है और उस पर पूरा भरोसा करती है। ये सीन जियांग के साहस और रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है। आगे गिलग्युम जब वो सामग्री लेकर लौट रही होती है तो कॉन्सेट कांग की भेजी हुई कोर्ट लेडी चूवल उस पर हमला कर देती है ताकि वो समय पर न पहुंच सके। गिलग्युम जख्मी हो जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। ये दिखाता है कि जियांग के दुश्मन उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अपनी डिश को एक अनोखा स्वाद देने के लिए देनजांग को सीधे आग पर जलाकर उसे एक स्मोकी यानी धुएं वाला फ्लेवर देती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो साबित करती है कि उसके पास हर मुश्किल का एक अनोखा हल है। प्रतियोगिता खत्म होने में बहुत कम समय बचा है और जियांग बेचैनी से गिलग्युम का इंतजार कर रही है। ठीक आखिरी पलों में जख्मी हालत में गिलग्युम वहां पहुंचती है। वो जियांग को वो रहस्यमयी सामग्री देती है जो असल में क्लैम्स यानी सीप होते हैं। जियांग तुरंत उन्हें अपनी डिश में डाल देती है। आगे प्रतियोगिता में बैठे लोग क्लैम्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जियांग देनजांग सूप में सीप क्यों डाल रही है। वो इसे एक और अजीब और बेवकूफ़ी भरी हरकत मानते हैं। रॉयल फिजिशियन यानी शाही हकीम भी चिंता जताता है कि इस तरह के अजीब कॉम्बिनेशन से सेहत खराब हो सकती है। राजा जियांग का बचाव करता है और कहता है कि नियमों को तोड़ना और किसी को खाने की कोशिश करने से पहले ही रोक देना गलत है। वो अपनी दादी से कहता है कि उन्हें जियांग के खाने को चखने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। राजा की बातों से साफ है कि उसे जियांग पर पूरा भरोसा है, जिससे ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। आगे समय समाप्त हो जाता है और सभी बावर्ची अपनी अपनी डिशेस पेश करते हैं। अब फैसला जजों यानी राजा, ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और रानी डोवेगर के हाथ में है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि अब सिर्फ स्वाद ही तय करेगा कि किसका हाथ बचेगा और कौन चीफ रॉयल कुक बनेगा। सबसे पहले कुक मेंग अपनी डिश इयो मांडू पेश करता है। ये एक पारंपरिक शाही व्यंजन है जिसे मछली के पतले स्लाइस में कीमा भरकर बनाया जाता है। राजा और रानियां इसे चखकर इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये बेहद नर्म और स्वादिष्ट होता है। हालांकि रानी को इसमें देनजांग का स्वाद न के बराबर लगता है, जो एक कमी थी। इसके बाद कुक इयम अपना मशहूर योनपोतांग पेश करता है। उसने इसे कीमती मशरूम और चिकन के शोरबे से बनाया है जो बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट है। सब उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। दोनों सीनियर बावर्ची अपनी अपनी डिशेस से जजेस को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। आगे अब जियांग की बारी आती है। वो एक बहुत ही साधारण दिखने वाला देनजांग सूप पेश करती है, जिसे देखकर सब थोड़ा निराश होते हैं। कॉन्सोर्ट कांग ताना मारती है कि क्या वो सिर्फ यही बना पाई है। जियांग आत्मविश्वास से कहती है कि ये एक खास देनजांग सूप है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर सूप चखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें सूप में वही ताज़ा और दिलकश स्वाद मिलता है जो उनकी माँ के हाथ के खाने में था। ये स्वाद उन्हें उनके बचपन की यादों में ले जाता है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है। आगे जियांग बताती है कि उस ताजगी भरे स्वाद का राज क्लैम्स यानी सीप हैं जो सेमजिन नदी के पास मिलते हैं, जहां रानी का बचपन बीता था। वो ये भी बताती है कि उसने सूप में पालक इसलिए डाला क्योंकि ये हड्डियों और खून की कमी के लिए अच्छा होता है, जो रानी की सेहत के लिए फायदेमंद है। उसने खाना ही दवा है कि सिद्धांत को अपनी डिश में शामिल किया था। जियांग के विचारशील और स्वादिष्ट खाने से ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर इतनी प्रभावित होती हैं कि वो उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देती हैं। राजा भी जियांग की तारीफ करता है। रानी सबके सामने ऐलान करती हैं कि आज से शाही रसोई की असली चीफ रॉयल कुक येओन जियांग है। जियांग की जीत के साथ ही एपिसोड का ये महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म होता है। जीत के बाद राजा ऐलान करता है कि अब हारने वालों को सजा देने का समय है। वो अपने जल्लादों को पुआल काटने वाली मशीन यानी हाथ काटने का औजार लाने का हुक्म देता है। कुक इयम और कुक मेंग डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें मशीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। जैसे ही जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, जियांग दौड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें रोक देती है। वो राजा से कहती है कि अगर उसने इन तजुर्बेकार बावर्चियों के हाथ काट दिए तो वो पूरी प्रतियोगिता का मजाक बना देगा। वो राजा के फैसले को सीधे तौर पर चुनौती देती है।
जियंग राजा को याद दिलाती है कि प्रतियोगिता का विषय फिलियल पाइटी था। वो तर्क देती है कि जिन बावर्चियों ने सालों तक रानी की सेवा की है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, उन्हें सजा देना अनफिलियल यानी कर्तव्यहीन होगा। वो कहती है कि कुक का हाथ काटना उसे जान से मारने के बराबर है और सिर्फ एक प्रतियोगिता हारने की सजा मौत नहीं हो सकती। जियंग की बातों से प्रभावित होकर ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर भी राजा से उन बावर्चियों को माफ करने की गुजारिश करती हैं। वो अपनी गलती मानते हुए कहती हैं कि उन्होंने ही यह प्रतियोगिता शुरू की थी। वो राजा को बताती हैं कि वो उसके पिता यानी दिवंगत राजा से नफरत करती थी क्योंकि वो शिकार के बहुत शौकीन थे और जी यंग ने जब हिरन का मांस पकाया तो उन्हें गुस्सा आ गया था। रानी और जी यंग की दलीलों के बाद राजा अपनी सजा बदल देता है। वो कुक इयोम और कुक मेंग की जान बख्श देता है, लेकिन उन्हें एक नई सजा सुनाता है। अब से वो दोनों जी यंग के अंडर काम करेंगे और उससे खाना बनाना सीखेंगे। ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब राजा चला जाता है तो रानी और उनकी कोर्ट लेडीज राजा की माँ यानी दिवंगत रानी यॉन की मौत के बारे में बात करती हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रानी यॉन की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें महल से निकालकर जहर दिया गया था और इस साजिश में ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और बाकी दरबारियों का हाथ था। उन्हें डर है कि कहीं राजा को ये सच पता न चल जाए। राजा अपने कमरे में होता है और उसे पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग ने ही गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थीं। उसे यह भी पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग प्रतियोगिता के बाद सीधे अपने क्वार्टर जाहोंग वॉन चली गई है। राजा गुस्से में अपने चीफ यूनक को हुक्म देता है कि वो उसे तुरंत जाहोंग वॉन ले जाए। शाही रसोई में माहौल बदल गया है। कुक इयोम और कुक मेंग जियंग का शुक्रिया अदा करते हैं। वो उसे पानी लाकर देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जियंग ये देखकर खुश होती है कि उसने अपनी जगह बना ली है। अब वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि रसोई की सम्मानित मुखिया है। जियांग गिलगियम के सिर पर लगी चोट के बारे में पूछती है। गिलगियम बताती है कि जब वो क्लैम लेकर आ रही थी तो किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन तभी जेस्टर गोंगे लाकर उसने बचा लिया। ये सुनकर जियांग को शक होता है कि यह हमला कॉन्सेट कॉन्ग ने करवाया होगा और वो गोंगेल के बारे में सोचने लगती है। राजा कॉन्सेट कांग से नाराज होकर उसके क्वार्टर जाहोंग वॉन की तरफ निकल चुका है। कॉन्सेट कांग अपनी कोर्ट लेडीज के साथ जियंग के खिलाफ एक नया जाल बुन रही है। उसे लगता है कि जियंग किसी की जासूस है और उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। तभी राजा गुस्से में वहां पहुंचता है। कॉन्सेट कांग अनजान बनने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या वो उसके बारे में चिंतित होकर आया है। राजा सीधे मुद्दे पर आता है। वो कॉन्सेट कांग पर गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाता है। कॉन्सेट कांग हैरान रह जाती है कि राजा को ये बात कैसे पता चली। राजा का गुस्सा देखकर वो समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। कॉन्सेट कांग खुद को बचाने के लिए राजा की मां की मौत का जिक्र छेड़ देती है। वो राजा को उसका बदला लेने का वादा याद दिलाती है और कहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में उसे एक अनजान ग्विन्यो के साथ उलझना नहीं चाहिए। अपनी मां का नाम सुनते ही राजा का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाता है। कॉन्सेट कांग राजा को और भड़काती है और उसकी मां की दुखद मौत के बारे में बात करती है। राजा ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और कॉन्सेट कांग को उसकी मां के बारे में बात करने से मना करता है। ये सीन राजा के अंदर छिपे गहरे जख्म को दिखाता है। अचानक राजा को एक दौरा पड़ने लगता है। वो कांपने लगता है और उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये वही मानसिक स्थिति है जिसके जिक्र बावर्ची पहले कर रहे थे। कॉन्सेट कांग उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे झटक देता है और अकेले रहने की मांग करता है। अगले दिन ग्रैंड प्रिंस जैसॉन यानी राजा का सौतेला भाई, वहीं जैसॉन उसे एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखता है। उसे लगता है कि जियंग ऐसी रहस्यमय औरत राजा को उसके असली मकसद अपनी मां का बदला लेने से भटका रही है। वो दोनों राजा की आने वाली शारीरिक परीक्षा के बाद होने वाले भोज का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं ताकि जैसॉन खुद जियंग को परख सके। ये सीन जैसॉन के असली इरादों को और गहरा दिखाता है। वो अपने गुप्त संगठन के लोगों से मिलता है जो राजा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो जंगल में हुए जानलेवा हमले के बारे में बात करते हैं और पता चलता है कि हमला करने वाला उन्हीं का आदमी था जिसने बिना इजाज़त के काम किया था। जैसॉन बहुत ही शांत और रणनीतिक दिमाग का व्यक्ति है। वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि वो उस हत्यारे को राजा से पहले ढूंढ निकालें ताकि उनका राज ना खुले। चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जे जियंग से उसके नए क्वार्टर में मिलने आता है। वो उसे कीमती गहने देता है और सलाह देता है कि वो राजा का दिल जीतने की कोशिश करे। वो चाहता है कि जियंग उसकी बहन कॉन्सेट कांग की तरह राजा को अपने काबू में रखे। जियंग और गिलगियम
उसकी फ्लर्टिंग वाली बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। जी यंग की इस बेफिक्री पर इम सॉन्ग जे को गुस्सा आ जाता है और वो एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है, क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? क्या तुम नहीं जानती कि महामहिम तुम्हारी रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर जी यंग को पहली बार एहसास होता है कि उसकी जान वाकई में खतरे में है। जी यंग चीफ रॉयल कुक के तौर पर अपना पहला शाही भोजन बनाने के लिए रसोई में होती है। तभी यूनक यून दौड़ता हुआ आता है और बुरी खबर देता है। वो बताता है कि राजा का कॉन्सर्ट कांग के निवास यानी जाहोंग वोन में बहुत बुरा झगड़ा हुआ है और उन्हें एक भयानक दौरा पड़ा है। वो चेतावनी देता है कि राजा इस समय बहुत खतरनाक और अस्थिर है और आज रात खाना परोसने वाले की जान भी जा सकती है। रसोई में दहशत फैल जाती है। शाही रसोई में ये खबर फैल चुकी है कि राजा को दौरा पड़ा है और वो बहुत गुस्से में है, जिससे सब डरे हुए हैं। रसोई में मौजूद बावर्ची राजा के दौरे के बारे में बात करते हैं। वो याद करते हैं कि जब राजा को ऐसा दौरा पड़ता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। वो चीजें फेंकता है, चिल्लाता है और कहता है कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि ऐसे समय में सिर्फ कॉन्सर्ट कांग ही है जो राजा को शांत कर पाती है। जी यंग अपने कमरे में बैठी राजा के बारे में सोच रही हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि राजा का अत्याचारी व्यवहार और अजीब दौरे शायद उसके अंदर छिपे किसी गहरे दर्द का नतीजा है, जो उसकी माँ की दुखद मौत से जुड़ा है। वह सिर्फ एक अत्याचारी को नहीं, बल्कि एक घायल दिल वाले इंसान को देखती है। ये सोचकर वो फैसला करती है कि वो आज रात राजा के लिए कोई शाही पकवान नहीं, बल्कि सांत्वना देने वाला भोजन बनाएगी, यानी कंफर्ट फूड। जी यंग शाही रसोई में वापस आती है और एक लीडर की तरह सबको निर्देश देती है। वो अपनी टीम, जिसमें अब कुक ईरोम और मेंग भी शामिल हैं, को बताती है कि उन्हें क्या क्या तैयार करना है। ये पहली बार है जब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी रसोई को एक टीम के रूप में निर्देशित कर रही है। सब उसकी बात मानते हैं और काम में जुट जाते हैं। राजा अपने कमरे में अकेला और परेशान बैठा है। वो गुस्से में अपने सभी सेवकों और कोर्ट लेडीज को बाहर निकाल देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तभी जी यंग खाना लेकर अंदर आती है। राजा उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया था। राजा जी यंग से पूछता है कि उसने इस बार क्या बनाया है। जी यंग आत्मविश्वास से अपनी डिश का नाम बताती है, डेंजांग पास्ता। ये सुनकर राजा और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने दिन में हुई प्रतियोगिता में पहले ही डेंजांग से बनी डिश खाई थी। राजा गुस्से में चिल्लाता है कि जी यंग उसकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन जी यंग डरने के बजाय उसे समझाती है कि पास्ता एक अलग चीज है और ये डिश वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो सोच रहा है। राजा को पास्ता शब्द बोलने में भी मुश्किल होती है, जिससे सीन में थोड़ी कॉमेडी आती है। राजा गुस्से में खाना खाने से मना कर देता है। जी यंग देखती है कि वो नशे और गुस्से में ठीक से चॉपस्टिक्स भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो एक बहुत ही साहसी कदम उठाती है। वो खुद नूडल्स को कांटे की तरह लपेटकर राजा के मुंह के आगे कर देती है। ये शाही प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, लेकिन ये एक बहुत ही निजी और देखभाल वाला पल था। राजा जी यंग की इस हरकत से चौंक जाता है, लेकिन वो पास्ता खा लेता है। खाते ही उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वो उस डिश के अनोखे और आरामदायक स्वाद में खो जाता है। उसे डेंजांग का नमकीनपन, क्रीम की मिठास और नूडल्स का स्वाद एक साथ महसूस होता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जी यंग बताती है कि ये पास्ता उसके पापा तब बनाते थे जब वो दुखी होती थी। ये सुनकर राजा भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो जी यंग से उसकी माँ के बारे में पूछता है। जी यंग बताती है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पहली बार वो दोनों एक दूसरे से दो ऐसे इंसानों की तरह बात करते हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया है और जो बहुत अकेले हैं। राजा जी यंग की भविष्य से आने वाली बात का मजाक उड़ाते हुए उसे उसके पिता को ढूंढने में मदद करने का ऑफर देता है। जी यंग फिर से कहती है कि उसका वापस जाने का रास्ता सिर्फ उसका हैंडबैग है, जिसमें मांगुन रोक नाम की किताब है। ये सुनकर राजा एक शर्त रखता है, ठीक है, तुम मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा और तुम्हारा वो बंडल ढूंढने में मदद करूंगा। जियोंग राजा को उसके भविष्य के बारे में बताने लगती है।
वो उसे चेतावनी देती है कि उसे इस साल ब्लू बंदर का वर्ष बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश करेंगे। वो उसे गैप्स इन लिटरेरी पर्ज के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो इतिहास की एक बड़ी घटना है, लेकिन सीधे तौर पर सब कुछ नहीं बताती। राजा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता जरूर दिखती है। ये सीन राजा के अकेलेपन को दिखाता है। वो जियोंग के जाने के बाद उस किताब मांगुन रोग के बारे में सोचता है। उसे ये नाम बहुत अजीब लगता है। वो इसके मतलब बादलों के लिए तरसना पर विचार करता है। दूसरी तरफ जियोंग को भी पता चलता है कि उसकी किताब का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा मतलब रखता है। ये किताब कहानी का एक सेंट्रल मिस्ट्री बन जाती है। अगला सीन सीधे उस गुप्त मुलाकात पर जाता है जहां राजा को अपनी मां की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स मिलने वाले थे, लेकिन वहां उसे प्रिंसिपल यी जंग यून की लाश मिलती है, जिसने वो रिकॉर्ड्स लाए थे। उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ फंसाया गया है। तभी एक नकाबपोश हत्यारा उस पर हमला कर देता है। राजा और उस नकाबपोश हत्यारे के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। हत्यारा बहुत ही माहिर होता है, लेकिन राजा भी एक कुशल योद्धा है। लड़ाई के दौरान राजा हत्यारे के हाथ पर एक गहरा घाव कर देता है। हत्यारा भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब राजा के पास एक सुराग है। उसके दुश्मन के हाथ पर एक जख्म का निशान है। राजा को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है और महल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसे शक होता है कि उसकी मां की मौत में शामिल हर व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। वो दुखी और गुस्से में होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उस हत्यारे को ढूंढ निकालने और अपनी मां का बदला लेने का एक नया संकल्प लेता है। ये एपिसोड का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीन है। राजा अपने कमरे में वापस आता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है ताकि वो अपने दर्द को भुला सके। वो इतना नशे में होता है कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहता। चीफ यूनक उसे संभाल नहीं पाता। तभी चीफ रॉयल कुक के तौर पर जियोंग राजा के लिए देर रात का खाना जुआनसंग लेकर आती है। वो राजा को नशे में धुत और बुरे हालत में देखकर हैरान रह जाती है। राजा नशे में उसे देखता है और बस इतना कहता है, तुम यहाँ हो। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। राजा अचानक जियोंग की तरफ झुकता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। वो एक बच्चे की तरफ वल्नरेबल और टूटा हुआ लग रहा होता है। वो धीरे से कहता है, बस ऐसे ही रहो, बस थोड़ी देर के लिए। जियोंग इस अचानक हुई हरकत से चौंक जाती है और असहज महसूस करती है, लेकिन वो उसे हटाती नहीं है। लेकिन राजा उसे अचानक किस कर लेता है। ये सीन तो बहुत ही रोमांचक होता है। अगली सुबह महल में जियोंग से, जो कि बहुत गुस्से में होती है, तभी शाही रसोई में ये आवाज़ सुनकर बावर्ची सोचते हैं कि रात को महल में शांति थी। उन्हें लगता है कि राजा ने फिर से अपने मनोरंजन के लिए कलाकारों को बुलाया था। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है कि जियोंग का गुस्सा किसी और वजह से है। बावर्ची का पूरा ध्यान राजा के लिए सुबह का खास नाश्ता चोजो बन तैयार करने पर है, जो आमतौर पर हैंगओवर उतारने के लिए होता है। लेकिन इधर जियोंग रात की यादों को याद करके बहुत ज्यादा ही गुस्सा होती है। वो राजा के लिए हैंगओवर सूप बनाने का फैसला करती है, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो एक सूखी पुलाक मछली को हथौड़े से बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है, जैसे वो मछली नहीं बल्कि राजा को ही पीट रही हो। वो कहती है, इस बदमाश के लिए हैंगओवर सूप बनाना मछली की बेइज्जती है। वो मछली को पीट पीट कर उसका पाउडर बना देती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। आगे अब हम राजा के कमरे में आते हैं। जियोंग अब शांत होकर चीफ रॉयल कुक के तौर पर राजा के सामने सुबह का नाश्ता पेश करती है। राजा बहुत थका हुआ और हैंगओवर में लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा मतलब शर्मा रहे होते हैं। तभी जियोंग अपनी डिश को साधारण सूप नहीं बल्कि ड्राइड पोलैक कंसैम बताती है, जो एक फ्रेंच स्टाइल का क्लियर सूप है। ये नाम सुनकर राजा और उसके सेवक हैरान हो जाते हैं। राजा सूप चखता है। सूप बिल्कुल साफ है, उसमें मछली का एक भी टुकड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन उसका स्वाद बहुत गहरा है। राजा हैरान होकर पूछता है कि इसमें सूखी पोलाक कहाँ है। जियोंग बताती है कि उसने मछली को इतना बारीक कर दिया है कि वो सूप में घुल गई है। राजा उसके इस तरीके से बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद वो सभी सेवकों को बाहर जाने का हुक्म देता है और कमरे में सिर्फ जियोंग और वो रह जाते हैं। कमरे में अकेले होने पर राजा जियोंग से सीधे पूछता है, कल रात कुछ हुआ था क्या? जियोंग भी चालाकी से जवाब देती है, मैं तो आपसे यही पूछने वाली थी। दोनों एक दूसरे की याददाश्त को परखने की कोशिश करते हैं। राजा दावा करता है कि उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो नशे में था। जियोंग उसे पिछली रात कहे गए उसके शब्द याद दिलाती है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, बस थोड़ी देर के लिए।
राजा ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। ये देखकर जियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राजा से साफ साफ कहती है, एक बात साफ कर दूं, आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। राजा ये सुनकर चौंक जाता है। जियांग उसे बताती है कि वो उसे एक लड़की के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने चीफ रॉयल कुक के तौर पर देखे। राजा भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, जिससे जियांग को थोड़ी राहत मिलती है। जियांग के जाने के बाद राजा बेचैन हो जाता है। वो अपने चीफ यूनक चैंगसॉन को बुलाता है और उससे पूछता है कि पिछली रात असल में क्या हुआ था। वो जानना चाहता है कि जियांग किस बारे में बात कर रही थी। चीफ यूनक राजा को बताता है कि उसने जियांग को किस किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नशे में धुत राजा ने जियांग को अपनी गोद पर रखने के बाद उसके होंठों पर किस कर लिया था। ये सच्चाई जानकर राजा को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा होता है। राजा अपनी भावनाओं को लेकर बहुत उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जियांग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो उसे सिर्फ एक बावर्ची मानता है। आगे जियांग महल के आंगन में जा रही होती है और अपने आप से बड़बड़ा रही होती है कि राजा को कुछ याद क्यों नहीं है। तभी वहां विदूषक गोंगेल आता है। जियांग उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोंगेल कहता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करने आया है। जियांग गोंगेल पर गुस्सा होती है कि उसने उसे भागने में मदद करने का नाटक क्यों किया। गोंगेल माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि उसकी दोस्त गिलग्युम अब ठीक है। वो उसे एक गंभीर चेतावनी देता है। गिलग्युम पर हमला करने वाली एक कोर्ट लेडी थी। उसने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी स्कर्ट का रंग कोर्ट लेडीज वाला था। वो जियांग को सावधान रहने की सलाह देता है। जब जियांग पूछती है कि वो किसकी तलाश में था जब उसने गिलग्युम को बचाया, तो गोंगेल रहस्यमयी तरीके से कहता है, कभी कभी कुछ ना जानना ही बेहतर होता है। आगे उसे एक बिन्यो यानी हेयरपिन मिलता है जो उसकी मरी हुई बड़ी बहन का था। उसकी बड़ी बहन ओकदान दिवंगत रानी योन यानी राजा की मां की सबसे करीबी दासी थी। जेसॉन को शक है कि उसकी बहन की मौत का रानी योन की मौत से कोई गहरा संबंध है। वो उस बिन्यू को हाथ में लेकर कसम खाता है कि वो अपनी बहन की मौत का सच पता लगाकर रहेगा। कॉन्सर्ट काम को उसकी कोर्ट लेडी चुओल बताती है कि गोंगेल ने गिलग्युम को बचाया था। ये सुनकर कॉन्सर्ट कांग को शक होता है कि गोंगेल का जियांग के प्रति कोई लगाव हो सकता है जो उसकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। वो चुओल को आदेश देती है कि वो गोंगेल पर नजर रखे और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करे। कॉन्सर्ट कांग अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी है जो जियांग का साथ दे रहा है। सीन वापस राजा के दरबार में आता है। मंत्री राजा को बताते हैं कि मिंग राजवंश यानी चीन का मुख्य दूत यूकुन कुछ ही दिनों में राजधानी पहुंचने वाला है। ये खबर एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये वही दूत है जिसने 2 साल पहले जोसोन से लड़कियों को श्रद्धांजलि के तौर पर ले जाने की प्रथा को बंद करने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में मिंग सम्राट ने उस फैसले को पलट दिया था। यूकुन बहुत लालची और खतरनाक माना जाता है और उसके आने से एक नई राजनीतिक और आर्थिक मुसीबत खड़ी होने वाली है। राजा अपने मंत्रियों से मिंग दूत के स्वागत की तैयारियों के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि दूत को खुश करने के लिए शाही खजाने से 200 टुकड़ा चांदी का उपहार तैयार किया गया है। ये सुनकर राजा भड़क जाता है। वो कहता है कि ये उसकी प्रजा की खून पसीने की कमाई है और वो इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। वो एक सख्त आदेश जारी करता है। दूत का स्वागत बिल्कुल सादगी से होगा और उपहारों पर कम से कम खर्च किया जाएगा। राजा का ये फैसला उसके मंत्रियों को सख्ते में डाल देता है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मिंग राजवंश नाराज हो सकता है। राजा का कमांडर शिनसु ह्यक उसे एक बुरी खबर देता है। प्रिंसिपल ई जगन क्युन, जिसे राजा की मां की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स का जाफ्ट लाना था, मिल गया है, लेकिन वो बेनकोंग गांव में बुरी तरह जख्मी और बेहोश हालत में पाया गया है। राजा उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर इलाज करवाने का हुक्म देता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कमांडर बताता है कि उसके पास से वो कीमती रिकॉर्ड्स का ड्राफ्ट गायब है। कमांडर आगे बताता है कि जब वो लोग प्रिंसिपल ई का इलाज करवा रहे थे तो वो रहस्यमयी तरीके से उस सुरक्षित जगह से गायब हो गया। कमरे में घुसपैठ के कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि शायद वो अपनी मर्जी से गया है। राजा समझ जाता है कि किसी को पता चल गया है कि प्रिंसिपल ई जिंदा है और अब उसकी जान को और भी ज्यादा खतरा है। वो तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। राजा अपनी मां की मौत की गुत्थी सुलझाने में खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करता है। उसे लगता है कि महल में कोई भी उसका अपना नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। इस गहरे अकेलेपन और दुख के पल में उसे अचानक जियोंग की याद आती है। उसे वो पल याद आते हैं जब जियोंग ने उसे पास्ता खिलाया था और उसे सांत्वना दी थी। वो अनजाने ही शाही रसोई की तरफ चल पड़ता है, शायद उसी अपनेपन और सुकून की तलाश में।
जब राजा अपने कमरे की तरफ लौट रहा होता है तो कॉन्सर्ट कांग उससे मिलने के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन राजा जो अभी भी अपनी उलझनों में खोया हुआ है और जिसका मन कहीं और है, उससे मिलने से साफ मना कर देता है और बिना रुके अपने कमरे में चला जाता है। ये कॉन्सर्ट कांग के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि राजा ने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसे एहसास होता है कि राजा अब उससे दूर जा रहा है और शायद जियोंग उसके करीब आ रही है। राजा अपने कमरे में परेशान बैठा है और शाम का खाना भी खाने से मना कर देता है। शाही रसोई में ये खबर पहुंचते ही खलबली मच जाती है, क्योंकि राजा कभी भी अपना खाना नहीं छोड़ता। जियोंग और बाकी बावर्ची इस बात से बहुत चिंतित हो जाते हैं। जियोंग फैसला करती है कि वो फिर भी राजा के लिए खाना तैयार करेगी, इस उम्मीद में कि शायद वो बाद में खा ले। कॉन्सर्ट कांग राजा के इस व्यवहार से बहुत आहत और गुस्से में है। उसे लगता है कि जियोंग की वजह से राजा उससे दूर हो गया है। वो इसे एक मौके की तरह देखती है ताकि वो राजा का दिल फिर से जीत सके और जियोंग को नीचा दिखा सके। वो फैसला करती है कि वो अगले दिन होने वाली राजा की शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नतग्योत्सांग विशेष भोज खुद बनाएगी और परोसेगी। ये उसकी तरफ से जियोंग को एक सीधी चुनौती है। राजा अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी माँ की दर्दनाक यादों में खोया हुआ है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ को महल से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था और वो एक बच्चा होने के नाते कुछ नहीं कर पाया था। इस गहरे दुख और अकेलेपन के पल में उसे फिर से जियोंग की याद आती है। उसे वो पल याद आता है जब जियोंग ने उसे पास्ता खिलाया था और उसे सांत्वना दी थी। वो अनजाने में ही उसकी देखभाल और अपनेपन को याद करने लगता है, जो उसे किसी और से नहीं मिलता। राजा अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और आधी रात को अपने चीफ यूनाक को बुलाकर कहता है कि उसे भूख लगी है। शाही रसोई में तुरंत खबर भेजी जाती है। जियोंग जो अभी तक सोई नहीं थी, राजा के लिए एक आरामदायक और हल्का चिकन सूप, जिसे वो फ्रेंच में कॉन्सोमे कहती है, तैयार करती है। ये सीन दिखाता है कि जियोंग अब राजा की ज़रूरतों को समझने लगी है और उसके लिए एक सामान्य बावर्ची से बढ़कर बनती जा रही है। जियोंग खाना लेकर राजा के कमरे में पहुंचती है। राजा उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो सूप चखता है और उसे उसका सादा लेकिन सुकून देने वाला स्वाद बहुत पसंद आता है। खाते खाते वो जियोंग को देखता है और उसके मन में एक अजीब सी भावना पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि जब भी वो जियोंग को देखता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये उनके रिश्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक मोड़ है। ग्रैंड प्रिंस जेसॉन किमयांग ग्यून उस दरबारी को डांटने के बाद उसे योजू में कुछ जमीन का लालच देता है और उसे हमेशा के लिए गायब हो जाने को कहता है ताकि उसका राज सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही किमयांग ग्यून वहां से निकलता है, जेसॉन के भेजे हुए हथियारे उसे मार डालते हैं। ये सीन जेसॉन के क्रूर और निर्दयी स्वभाव को दिखाता है। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका वफादार ही क्यों न हो, खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। कॉन्सर्ट कांग को खबर मिलती है कि राजा ने कल रात फिर से जियोंग के हाथ का बना हुआ खाना खाया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जियोंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो अपनी अंतिम चाल चलती है। वो शाही रसोई में आर्सेनिक यानी जहर भेजती है और अपने वफादार बावर्ची कुक मेंग को आदेश देती है कि वो सही मौका देखकर इसे जियोंग के बनाए हुए खाने में मिला दे। अगले दिन जियोंग शाही रसोई में राजा की शारीरिक परीक्षा के बाद होने वाले भोज नतग्योत्सांग की तैयारी में जुटी है। वो बहुत खुश और उत्साहित है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कॉन्सर्ट कांग ने उसे और राजा दोनों को खत्म करने के लिए एक जानलेवा जाल बिछाया है। स्टोरी में आगे अगले दिन शाही रसोई में राजा की शारीरिक परीक्षा फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद होने वाले भोज नतग्योत्सांग की तैयारी चल रही है। यूनक यू रसोई में आता है और बताता है कि आज महल में एक विशेष अतिथि ग्रैंड प्रिंस जेसॉन आ रहा है। वो अपने साथ बैंचॉन गांव से लाया हुआ बेहतरीन बीफ देता है ताकि उनके लिए खास खाना बनाया जा सके। जियोंग को जब पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस जेसॉन ही वो व्यक्ति है जो इतिहास में राजा को हटाकर खुद राजा बनेगा, तो वो उलझन में पड़ जाती है। वो फैसला करती है कि इस खास मौके के लिए वो एक मीटिंग रखेगी और मेन्यू पर चर्चा करेगी। तभी हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम कुकमेंग के पास आती है और उसे कॉन्सर्ट कांग का आदेश देती है कि आज का भोज वो बनाएगी, जियोंग नहीं। कुकमेंग ये खबर लेकर जियोंग के पास जाता है। जियोंग इस टकराव को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल करती है। वो कहती है कि कॉन्सर्ट कांग का आदेश सिर आंखों पर, लेकिन उसे राजा की तरफ से कोई और आदेश नहीं मिला है, इसलिए वो भी अपना भोज तैयार करेगी। वो कहती है, अगर राजा ने मेरा खाना नहीं मांगा तो हम सब अपना जीवन खो देंगे। इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। जियोंग अपनी टीम को अपनी नई डिश के बारे में बताती है, श्निट्ज़ल, जिसे वो पोर्क कटलेट कहती है। ये एक जर्मन डिश है जिसके बारे में जोसोन में किसी ने नहीं सुना। वो अपनी टीम को इसे बनाने का पूरा तरीका समझाती है। मांस को पतला करना, उसे अंडे और आटे में लपेटना
और फिर उसे डीप फ्राई करना। तैयारी के दौरान जियंग को पता चलता है कि शाही टेबल पर चाकू रखना मना है, क्योंकि ये राजा के लिए खतरा माना जा सकता है। ये एक छोटी सी मुसीबत है, लेकिन जियंग तुरंत इसका हल निकाल लेती है और फैसला करती है कि वो श्निट्ज़ल को परोसने से पहले ही छोटे टुकड़ों में काट देगी। कॉन्सर्ट कॉन्ग पूरी तैयारी के साथ शाही रसोई में आती है। वो आते ही जियंग को घूरकर देखती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब गिलग्युम गलती से उसे घूर लेती है तो कॉन्सर्ट कॉन्ग उसे डांटती है। जियंग अपने दोस्त का बचाव करती है। कॉन्सर्ट कॉन्ग रसोई के गंदे और भीड़भाड़ वाले माहौल की शिकायत करती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो जियंग की तैयार की हुई प्लेट पर ठोकर मारकर उसे गिरा देती है। सीन राजा के कमरे में जाता है, जहां उसकी शारीरिक परीक्षा चल रही है। शाही हकीम और ग्रैंड प्रिंस जैसॉन राजा के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। हकीम बताता है कि राजा का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ठंडी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। जैसॉन, जो शाही रसोई का अधीक्षक भी है, राजा के स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंता दिखाता है, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा है। आगे राजा जैसॉन के इस दिखावे पर ताना मारता है। वो कहता है, तुम शाही रसोई के अधीक्षक हो, लेकिन सिर्फ मेरी मासिक परीक्षा के समय ही मेरे स्वास्थ्य की चिंता दिखाते हो। उनकी बातचीत से उनके बीच का गहरा तनाव और अविश्वास साफ छलकता है। राजा जानता है कि जैसॉन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। राजा और जैसॉन खाने के लिए बैठते हैं। तभी वहां कॉन्सर्ट कॉन्ग और जियंग दोनों अपना अपना तैयार किया हुआ भोज लेकर पहुंचती हैं। राजा ये देखकर हैरान हो जाता है। कॉन्सर्ट कॉन्ग बड़ी चालाकी से कहती है कि उसने सुना था कि जियंग ने खाना तैयार कर लिया है, इसलिए उसने सोचा कि शाही खाना राजा को पसंद ना आए और उसने अपनी तरफ से भी कुछ बना लिया है। आगे कॉन्सर्ट कॉन्ग अपनी 2 चिकन डिशेस, बेकम जतांग ठंडा चिकन सूप और हुआंगजागे होंडोनटांग गरम चिकन सूप पेश करती है। वो कहती है कि ये दोनों डिशेस औरतों की तरह हैं, जो बाहर से अलग दिखती हैं पर अंदर से एक जैसी हैं, और ये राजा के लिए एक सबक है कि वो औरतों से दूर रहे। लेकिन राजा हकीम की सलाह का हवाला देते हुए ठंडा सूप खाने से मना कर देता है, जिससे कॉन्सर्ट कॉन्ग का पहला दाव खाली चला जाता है। अब जियांग की बारी आती है। वो अपनी डिश का नाम बताती है, श्निट्ज़ल, जो एक जर्मन डिश है। राजा और जेसॉन को ये नाम बहुत अजीब लगता है और वो इसका मजाक उड़ाते हैं। जियांग बताती है कि ये एक तरह का बीफ कटलेट है, जिसे पतला करके ब्रेड क्रम्स में लपेटकर तला गया है। वो बताती है कि ये प्रोटीन से भरपूर है और राजा के लिए पौष्टिक भी है, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। राजा जेसॉन श्निट्ज़ल को चखते हैं। उन्हें इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब लगता है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होता है। जियांग उन्हें टार्टर सॉस और रास्पबेरी जैम के साथ खाने की सलाह देती है, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होता है। राजा और जेसॉन दोनों इस डिश से बहुत प्रभावित होते हैं। राजा जियांग की बनाई गई नई कहावत कुरकुरे बाहर च्यूई इन को भी दोहराता है। जेसॉन साइड में रखी तली हुई बर्डॉक, एक तरह की जड़ वाली सब्जी को चखता है और कहता है कि ये कड़वी है। इस पर जियांग एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ संदेश देती है। वो कहती है कि लोग अक्सर जड़ों को कड़वा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन असली पोषक तत्व जड़ों में ही होते हैं। मुझे चिंता है कि आप किसी को उसकी बाहरी अपीयरेंस के आधार पर गलत समझ सकते हैं, बिना उसकी जड़ों यानी असली पहचान को जाने। ये सीधा ताना कॉन्सर्ट कॉन्ग के लिए था। जियांग के इस ताने से कॉन्सर्ट कॉन्ग का चेहरा उतर जाता है, लेकिन राजा जियांग का पक्ष लेता है। वो कहता है कि बर्डॉक कड़वी जरूर है, लेकिन उसने उसके मुंह का स्वाद साफ कर दिया। वो कहता है कि मैं हमेशा सब्जी की जड़ों को याद रखूंगा। ये कहकर वो कॉन्सर्ट कॉन्ग को चुप करा देता है और जियांग को अपना मौन समर्थन देता है। कॉन्सर्ट कॉन्ग समझ जाती है कि वो ये बाजी हार गई है। भोज के बाद राजा जियांग और कॉन्सर्ट कॉन्ग दोनों को इनाम देने की पेशकश करता है। कॉन्सर्ट कॉन्ग कहती है कि उसे सिर्फ राजा की सलामती चाहिए। जब राजा जियांग से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो बहुत चालाकी से जवाब देती है। वो कहती है, मुझे बस ताज़ी और नई सामग्री देखना पसंद है, और वो सब तो शाही रसोई में है ही। वो सीधे तौर पर अपना हैंडबैग नहीं मांगती, क्योंकि कॉन्सर्ट कॉन्ग वहाँ मौजूद थी। भोज के बाद राजा अपने कमरे में अकेला होता है और जियांग के बारे में सोच रहा होता है। उसे जियांग की हर बात याद आती है, कैसे उसने प्रतियोगिता में बावर्चियों की जान बचाई, कैसे वो बुद्धिमानी से बात करती है और कैसे उसका व्यवहार बिल्कुल अप्रत्याशित है। उसे एहसास होता है कि जियांग सिर्फ एक अच्छी बावर्ची नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और विचारशील महिला है। सीन चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सोंगजे और उसके पिता के बीच की बातचीत पर जाता है। उसका पिता पूछता है कि राजा और जियांग के बीच क्या चल रहा है। इम सोंगजे बताता है कि राजा अब जियांग के लिए एक तोहफा देने के बारे में सोच रहा है। वो अपने पिता को सलाह देता है कि यही सही मौका है। वो अपने पिता को उस बंडल यानी जियांग के हैंडबैग के बारे में बताता है, जो उसने जंगल से बरामद किया था।
इम सॉन्गजे का पिता हैंडबैग के अंदर रखी चीज़ों को देखकर हैरान रह जाता है, खासकर जियांग के पासपोर्ट को जिस पर कोरिया गणराज्य लिखा होता है। उन्हें ये सब बहुत अजीब लगता है। इम सॉन्गजे अपने पिता को सलाह देता है कि उन्हें ये हैंडबैग राजा को दे देना चाहिए ताकि राजा इसे जियांग को तोहफे में दे सके। इससे राजा और जियांग और करीब आ जाएंगे, जो उनके प्लान के लिए अच्छा होगा। अगले दिन इम सॉन्गजे राजा से मिलता है और उसे वो हैंडबैग देता है। वो राजा को बताता है कि ये वही चीज़ है जिसे जियांग शिद्दत से ढूंढ रही है। वो राजा को ये भी बताता है कि जियांग ने भविष्य से होने का दावा करते समय इसी बैग का जिक्र किया था। राजा हैंडबैग को देखकर सोच में पड़ जाता है। इम सॉन्गजे राजा को एक और महत्वपूर्ण खबर देता है। वो बताता है कि मिंग दूत यू कुन अपने साथ 3 फर्स्ट क्लास बावर्ची लेकर आया है। उसे शक है कि दूत राजा के खाने के शौक का फायदा उठाकर उससे कोई बड़ी मांग मनवाने की योजना बना रहा है। ये खबर राजा के लिए एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। सीन मिंग दूत यूकुन के स्वागत समारोह पर जाता है, जो ब्योगजे ग्वान एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। जोसोन के अधिकारियों उसके लिए शाही भोज परोसते हैं, लेकिन यूकुन खाने चखने से भी मना कर देता है। उसका सिचुआन का माहिर बावर्ची तांग बेल्लोंग अपनी कला का प्रदर्शन करता है और टोफू को धागे जितना बारीक काटकर एक फूल की आकृति बनाता है। यूकुन घमंड से कहता है, जाकर अपने राजा से कह दो कि मैं जोसोन का खाना नहीं खा सकता। ये जोसोन के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। अगले दिन राजा जियांग को एक खास जगह पर ले जाता है, जंगवन सो, जो शाही बागवानी का कार्यालय और जोसोन राजवंश का पहला ग्रीन हाउस है। जियांग वहां सेब, संतरे और कई तरह के अनोखे पौधे देखकर हैरान और खुश हो जाती है। राजा उसे बताता है कि वो इस जगह का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ताज़ी सामग्री लेने के लिए कर सकती है। ये जियांग के लिए एक बहुत बड़ा और कीमती तोहफा था। आगे राजा जियांग को एक पेड़ दिखाता है जिसके फल जहरीले माने जाते हैं, लेकिन जियांग पहचान लेती है कि उसके बीज बादाम यानी आलमंड्स हैं। फिर वो उसे कुछ पौधे दिखाता है जिन्हें जहर के तौर पर उगाया जाता है। जियांग खुशी से चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो मिर्च यानी चिली पेपर्स होती हैं, जिनसे वो अपनी पसंदीदा गोटू गारू यानी मिर्च पाउडर बना सकती है। राजा हैरान होता है कि जियांग इन अनजान चीज़ों को कैसे जानती है। इसके बाद राजा जियांग को उसका हैंडबैग देता है। जियांग उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और राजा का बार बार शुक्रिया अदा करती है। राजा उससे पूछता है कि क्या अब वो उसे नाराज़ नहीं है। वो पिछली रात की घटना के लिए उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, जो उसके जैसे घमंडी राजा के लिए बहुत बड़ी बात थी। आगे जियांग राजा से पूछती है कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। राजा अपनी असली भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है। वो पहले तो मजाक में कहता है कि वो उसे एक महिला के रूप में देखने लगा है। वह बहुत घबराने लगता है और उससे दूर जाकर तुरंत बात बदलते हुए कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बनाए खाने से खुश हूँ। उसका ये अजीब बहाना और घबराहट साफ दिखाती है कि वो जियांग के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करने से डर रहा है। लेकिन जियांग उससे कहती है कि आपको ये बात कहने के लिए दूर जाने की क्या जरूरत है, और वह उसके करीब जाने लगती है। तभी राजा एक रस्सी से फंसकर नीचे गिरने लगता है। तभी जियांग भी उसे पकड़कर वो भी उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जियांग को मामूली चोट लगती है, लेकिन वो किंग को बताती है कि रॉयल किचन में काम करते हुए उसे ऐसे छोटे मोटे घावों की आदत हो गई है। किंग उसकी इस बेबाकी से थोड़ा हैरान और थोड़ा प्रभावित होता है। जियांग किंग से कहती है कि अब जब उसे उसका हैंडबैग वापस मिल गया है तो वो वापस फ्यूचर में चली जाएगी। वो खुशी खुशी अपना बैग खोलती है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। बैग के अंदर बाकी सब कुछ तो है, पर उसकी सबसे कीमती चीज मंगनू रोक बुक गायब है। जियांग दहशत में आ जाती है क्योंकि अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आगे किंग को पता चलता है कि हैंडबैग उसे चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्गजे ने दिया था और उसने ही बताया था कि बैग में कोई बुक नहीं थी। जियांग को शक होता है कि इम सॉन्गजे ने बुक चुराई है। किंग जियांग को सांत्वना देता है और उससे वादा करता है कि वो अपने सोल्जर्स को भेजकर पूरे जंगल में उस बुक को ढूंढवाएगा। अगर वो नहीं मिली तो वो पूरे कंट्री में उसकी तलाश का ऐलान करवा देगा। किंग के वादे से जियांग को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन वो अभी भी बहुत दुखी और निराश है। उसे लगता है कि शायद उसे अब कुछ और टाइम जोसन में ही बिताना पड़ेगा। वो अपनी किस्मत को कोसती है और वापस जाने की अपनी अधूरी इच्छा के बारे में सोचती है। नेक्स्ट डे जियांग और गिलगियोम रॉयल किचन पहुंचते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। सभी कुक्स जियांग के सम्मान में सेलिब्रेशन मना रहे हैं और अल्कोहल पी रहे हैं। उन्होंने जियांग के लिए एक खास तरह की अल्कोहल बनाई है जिसे वो कोल्ड टेस्ट वाली अल्कोहल कहते हैं। वो सब मिलकर जियांग को सुरगन की नई हेड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ सेलिब्रेशन मनाते हैं। आगे रॉयल किचन में सेलिब्रेशन का माहौल है। जियांग जो अब तक अल्कोहल से दूर रहती थी, कुक के जोर देने पर उनके साथ अल्कोहल पीने लगती है। नशे में वो पूरी तरह से बदल जाती है।
वो 90s के मशहूर कोरियन रैपर सेओ ताइजी का सॉन्ग कम बैक होम गाने लगती है। उसके अजीबोगरीब डांस और रैप को देखकर सभी कुक हैरान और खुश होते हैं। वो उसके साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश करते हैं। आगे जियंग नशे में धुत होकर एक मॉडर्न पार्टी का माहौल बना देती है। वो कुक को रैप करना और डांस करना सिखाती है। पूरा सीन बहुत ही मज़ेदार है, जहां जोसन के ट्रेडिशनल कुक फ्यूचर के म्यूजिक पर नाच रहे होते हैं। वो अपने सॉन्ग में अपनी दुख भरी स्टोरी भी सुनाती है कि कैसे वो यहाँ फंस गई है और उसकी मंगनू रोक बुक खो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियंग अपने रूम में जागती है और उसे पिछली नाइट की कोई भी घटना याद नहीं होती। गिलगियंग और बाकी कुक उसे बताते हैं कि उसने नशे में क्या क्या किया था। जियंग को ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने चीफ रॉयल को खोते हुए भी ऐसी बचकानी हरकत की। सीन किंग के रूम में जाता है, जहां वो अकेला बैठा जियंग के बारे में सोच रहा है। उसे जियंग की बातें याद आती हैं कि वो फ्यूचर में वापस जाना चाहती है। किंग को पहली बार एहसास होता है कि जियंग सिर्फ एक अजीब औरत नहीं है, बल्कि कोई है जो सच में अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके मन में जियंग के लिए एक अजीब सी चिंता पैदा होती है। आगे किंग अपने दरबार में होता है, जहां उसे मिंग एनवॉय यू कुन के बारे में एक और बुरी न्यूज़ मिलती है। मिनिस्टर बताते हैं कि यू कुन ने जोसन का खाना खाने से साफ इनकार कर दिया है और वो सिर्फ वही खाना खा रहा है जो उसके अपने कुक बना रहे हैं। ये जोसन के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट है। किंग को पता चलता है कि एनवॉय जानबूझकर जिनसिंग की डिमांड करने के लिए ये सब कर रहा है। आगे किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ मिंग ऑनवॉय के इस अपमानजनक व्यवहार पर डिस्कशन करता है। मिनिस्टर्स उसे सलाह देते हैं कि उन्हें ऑनवॉय को खुश करने के लिए मिंग की कुक्स को बुलवा लेना चाहिए, लेकिन किंग इस विचार को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है, भूखा रखना यही उनकी स्ट्रैटेजी है ताकि हम उनकी डिमांड्स मान लें। किंग फैसला करता है कि वो दुश्मन की चाल में नहीं फंसेगा और इस प्रॉब्लम का सामना अपने तरीके से करेगा। वो अपने मिनिस्टर्स को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रेपरेशन करने का ऑर्डर देता है। आगे किंग का ऑर्डर रॉयल किचन तक पहुंचता है। जियोंग और बाकी कुक्स को बताया जाता है कि मिंग ऑनवॉय ने जोसियोन का खाना खाने से मना कर दिया है। उन्हें पता चलता है कि ऑनवॉय अपने साथ 3 एक्सपर्ट कुक्स लाया है, जिन्होंने रास्ते में जोसियोन के सभी बेस्ट कुक्स को हराया है। ये सुनकर किचन में चिंता का माहौल बन जाता है, लेकिन जियोंग इस चैलेंज को हल्के में लेती है और कहती है, अफवाहों वाली फीस्ट में अक्सर खाने को कुछ नहीं होता। आगे किंग मिंग ऑनवॉय यू कुन से मिलने जाता है। यू कुन बड़ी शान से अपने एक्सपर्ट कुक्स का इंट्रोडक्शन करवाता है, जो सिचुआन और शैंडोंग जैसे इलाकों के मास्टर शेफ्स हैं। वो किंग को ताना मारता है कि वो उसे असली खाने का टेस्ट चखाएगा। किंग भी पलटकर जवाब देता है, मेरे पास भी एक खास चीफ रॉयल कुक है, मैं तुम्हें जोसियोन के डिशेस का असली टेस्ट दिखाऊंगा। इस तरह दोनों के बीच ऑफिशियल तौर पर एक पाक युद्ध यानी कुलिनरी बैटल का ऐलान हो जाता है। आगे जियोंग इस चैलेंज के लिए अपनी सीक्रेट डिश तैयार करती है, मैकरॉन, जो एक फ्रेंच स्वीट है। वो इसे जोसियोन की इंग्रेडिएंट्स जैसे ब्लैक सेसमी, जूजूप, बेर और राइस के साथ बनाती है। वो अपनी टीम को बताती है कि स्वीट फूड किसी का भी मूड अच्छा कर सकता है और वो इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ऑनवॉय का दिल जीतने की कोशिश करेगी। ये उसकी मॉडर्न सोच और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब ऑनवॉय किंग से पूछता है कि इस कंपटीशन में दांव पर क्या लगेगा, तो किंग एक बहुत बड़ा बेट लगाता है। वो कहता है कि अगर जोसियोन हारा तो वो ट्रिब्यूट की टर्म्स मान लेगा, लेकिन अगर मिंग हारा तो उन्हें भी कुछ देना होगा। यू कुन, जो अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, इस बेट को मान लेता है। अब ये सिर्फ एक कुकिंग कंपटीशन नहीं रही, बल्कि एक ऐसी बैटल बन गई है जिसमें दोनों कंट्रीज का रिस्पेक्ट और फ्यूचर दांव पर लगा है। आगे किंग और ऑनवॉय कंपटीशन के रूल्स पर सहमत होते हैं। ये तय होता है कि मुकाबला 3 राउंड्स का होगा। दोनों टीम्स 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर फूड बनाएंगी, स्वीटनेस, मीट और फिश। किंग और ऑनवॉय खुद जजेस होंगे। अगर रिजल्ट टाई होता है तो वे दोनों अपने एक ट्रस्टेड पर्सन को जज के तौर पर बुलाएंगे। फर्स्ट राउंड स्वीटनेस में जियोंग अपने जोसियोन स्टाइल मैकरॉन पेश करती है। मिंग ऑनवॉय और उसके कुक्स इसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। जब ऑनवॉय इसे टेस्ट करता है तो वो इसके यूनिक टेस्ट और टेक्सचर, यानी बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट से दंग रह जाता है। वो जियोंग से पूछता है कि ये किसने बनाया है। किंग प्राउड से जियोंग का इंट्रोडक्शन करवाता है।
आगे जियोंग के टैलेंट से प्रभावित होकर ऑनवॉय एक नई और ज्यादा डेंजरस कंडीशन रखता है। वो कहता है, चलो ट्रिब्यूट की टर्म्स के साथ ये कंपटीशन करते हैं। उसका मतलब था कि जो भी हारेगा उसे दूसरे कंट्री की डिमांड्स माननी होंगी। किंग को पता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन जियोंग की कैपेबिलिटी पर भरोसा करके वो इस कंडीशन को मान लेता है। ये सीन दिखाता है कि किंग अब जियोंग पर कितना ट्रस्ट करने लगा है। किंग के इस डिसीजन से जियोंग बहुत एंग्री हो जाती है। वो किंग से कहती है कि उसने बिना उससे पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। किंग उसे समझाता है कि पॉलिटिक्स में कभी-कभी ऐसे मूव्स खेलने पड़ते हैं और कुकिंग भी एक तरह की पॉलिटिक्स है। वो जियोंग से कहता है, तुम जोसियोन की चीफ रॉयल कुक हो, इस कंट्री का रिस्पेक्ट बचाना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जियोंग पर अपना पूरा ट्रस्ट दिखाता है। आगे किंग जियोंग के सामने एक और कंडीशन रखता है, अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो मैं तुम्हारी मंगनूरोक बुक ढूंढकर तुम्हें वापस जाने में हेल्प करूंगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो हारी तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब जियोंग एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जहां उसके पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। उसकी जीत पर न सिर्फ कंट्री का रिस्पेक्ट बल्कि उसकी अपनी लाइफ और होम वापस जाने की होप भी टिकी है। आगे सीन ग्रैंड रॉयल क्वीन डावेजर के पैलेस में जाता है। वो भी इस प्रतियोगिता से चिंतित है। उन्हें डर है कि अगर जोसियोन हार गया तो राजा की बहुत इंसल्ट होगी। वो फैसला करती हैं कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी। वो अपनी एक भरोसेमंद कोर्ट लेडी को एक सीक्रेट लेटर लिखने का ऑर्डर देती हैं जिसे मिंग एम्परर को भेजा जाना है। वो पर्दे के पीछे से अपनी एक अलग चाल चल रही हैं। आगे ग्रैंड प्रिंस जेसुन कॉन्सॉर्ट कैंग से मिलता है। जेसुन इस प्रतियोगिता को लेकर चिंतित है, लेकिन कॉन्सॉर्ट कैंग बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहती हैं कि जियोंग के पास बस कुछ उथले हुनर हैं और वो मिंग के मास्टर शेफ्स के सामने टिक नहीं पाएगी। वो जेसुन से कहती है कि वो बस इंतजार करे क्योंकि जल्द ही वो जियांग को उसे गिफ्ट में देगी। आगे कॉन्सॉर्ट कैंग और जेसन के बीच की कॉन्वर्सेशन से ये साफ हो जाता है कि वो दोनों मिलकर राजा के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। वो इस प्रतियोगिता के हारने का इस्तेमाल राजा की इंसल्ट करने और उसे वीक साबित करने के लिए करना चाहते हैं ताकि वो उसे थ्रोन से हटाने का अपना मकसद पूरा कर सके। कॉन्सॉर्ट कैंग कहती है, राजा ने ये ट्रबल खुद मोल ली है। आगे नाइट में ग्रैंड प्रिंस जेसन का आदमी चुपके से मिंग एनवॉय यूकुन से मिलने जाता है। आदमी उसे एक सीक्रेट लेटर देता है और कहता है कि राजा मेंटली अनस्टेबल है और कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। वो एनवॉय से कहता है कि वो ये खबर मिंग एम्परर तक पहुंचा दे। बदले में वो एनवॉय से प्रतियोगिता जीतने में हेल्प मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेगा, जिसमें जिनसिंग की क्रॉप का अधिकार भी शामिल है। आगे एनवॉय को उस मिनिस्टर पर शक होता है, लेकिन मिनिस्टर उसे एक और प्रूफ देता है, एक लेजर जिसमें एनवॉय द्वारा लिए गए सभी गिफ्ट्स और ड्राइव्स का हिसाब है। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। मिनिस्टर एनवॉय से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी हेल्प करें। अब एनवॉय के पास मिनिस्टर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आगे सीन मिंग एनवॉय और उसके शेफ्स पर जाता है। एनवॉय उन्हें बताता है कि उन्हें हर हाल में ही प्रतियोगिता जीतनी है। टैंग बियोलोंग और याफेशियो बहुत एरोगेंटली कहते हैं कि जोसियोन के शेफ्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। एनवॉय उन्हें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि उनके कंट्री के ऑनर का सवाल है। आगे क्लाउन गोंगिल, जो राजा के लिए स्पाइंग कर रहा है, चुपके से जेसन और एनवॉय की मीटिंग देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो तुरंत की खबर राजा तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जेसन के आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिंस जेसन अपने कोलैबोरेटर्स, जिनमें कॉन्सॉर्ट कैंग के फादर भी शामिल हैं, उनके साथ मीटिंग करता है। वो सब मिलकर इस बात पर अग्री होते हैं कि ये प्रतियोगिता राजा को हटाने का एक गोल्डन चांस है। वो कहते हैं हमारा टाइम आ गया है। उनका प्लान है कि प्रतियोगिता में हार के बाद वो राजा को एक अनफिट रूलर साबित कर देंगे ताकि वो उसे थ्रोन से हटाने का अपना मकसद पूरा कर सके। आगे गोंगिल भागकर राजा के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने मिंग के शेफ्स को स्पाइंग करते हुए देखा है और वे कोई साधारण शेफ नहीं बल्कि ट्रेंड वॉरियर्स लगते हैं। ये सुनकर राजा को शक होता है कि राइट स्टेट काउंसिलर, जो ग्रैंड प्रिंस जेसन का सपोर्टर है, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकता है। उसे लगता है कि वही एनवॉय और जेसन के बीच मीडिएटर कर रहा है। कॉन्सॉर्ट कैंग कुक मेंग से मिलती है। वो उसे याद दिलाती है कि ये उसका चीफ रॉयल कुक बनने का लास्ट चांस है। वो उससे उस आर्सेनिक यानी पॉइजन के बारे में पूछती है जो उसने उसे दिया था। कुक मेंग बताता है कि उसे अभी तक मौका नहीं मिला है। कॉन्सॉर्ट कैंग उसे ऑर्डर देती है कि वो इस प्रतियोगिता को हारे ताकि जोसियोन की डिफीट हो सके। आगे रॉयल किचन में जियांग अपनी टीम के साथ प्रतियोगिता की प्रिपरेशन कर रही है। वो अपने सीक्रेट वेपन गोचू यानी चिली का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो बताती है कि वो चिली को सुखाकर और पीसकर एक ऐसा स्पाइसी पेस्ट बनाएगी
आएगी जिसे निंग के लोगों ने पहले कभी नहीं चखा होगा। तभी यूनिक यून आता है और जियांग को बताता है कि राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। जियांग को लगता है कि राजा ने शायद उसके लिए ट्रैवल प्लाक का अरेंजमेंट कर दिया है जिससे वो पैलेस से बाहर जा सकेगी। किंग जियांग से कहता है कि उसे प्रतियोगिता के लिए एक खास मसाला, पिसी हुई रेड चिली तैयार करवाना है, जिसके लिए उन्हें शहर की मिल पर जाना होगा। जियांग हैरान हो जाती है। वो सवाल करती है, क्या पैलेस को इतनी आसानी से खाली करना ठीक है? उसे ये बहुत अजीब लगता है कि देश का किंग एक मसाले के लिए खुद पैलेस छोड़कर जा रहा है। राजा उसकी बात को टाल देता है और जोर देकर कहता है कि ये प्रतियोगिता के लिए ज़रूरी है और वो उसके साथ चलेगा। राजा जियांग से कहता है कि उसे अपनी क्लोथ्स बदलने होंगे। जियांग जवाब देती है कि उसके पास अपनी मेड गिल ग्यूम के क्लोथ्स के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर राजा हॉन हल्की सी टेस्ट की आवाज़ निकालता है, जैसे उसे जियांग की हालत पर तरस आ रहा हो। वो उसे अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है। अगले ही पल जियांग ब्यूटीफुल और प्रेशियस क्लोथ्स में नजर आती है। ये क्लोथ्स राजा ने उसे दिए हैं। वो खुद को इन नए क्लोथ्स में देखकर हैरान रह जाती है। राजा हॉन उसे इस नए रूप में देखता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कॉफ करता है, जैसे वो अपनी इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आगे राजा कहता है, हम बस थोड़ी देर के लिए मिल पर जा रहे हैं। लेकिन उसका जियांग को इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स देना ये बताता है कि उसका मकसद सिर्फ वर्क नहीं है। वो उसे पैलेस के मेन गेट पर मिलने के लिए कहता है। जियांग अभी भी थोड़ी कंफ्यूज्ड है, लेकिन राजा के साथ चल पड़ती है। जैसे ही वो दोनों पैलेस से बाहर निकलकर हलचल भरे मार्केट में कदम रखते हैं, माहौल का स्ट्रेस कम हो जाता है और एक हल्की फुल्की चेयरफुल ट्यून बजने लगती है। ये उनके रिलेशनशिप में एक नए और अनऑफिशियल चैप्टर की शुरुआत है। आगे मार्केट में जियांग, जो हमेशा पैलेस में बंद रहती है, मार्केट की रौनक देखकर एक किड की तरह हैप्पी हो जाती है। वो कलरफुल क्लोथ्स और चीज़ों को देखकर एक्साइटेड है। तभी उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल हेयर पिन पर पड़ती है। उसे देखकर वो बुदबुदाती है, ये तो मांगवुन रॉक में जो था उसके जैसा दिखता है। ये पिन उसे उसकी खोई हुई बुक और होम की याद दिलाता है। जब वो शॉपकीपर से प्राइस पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो उसे बाय नहीं कर सकती, जिससे वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। राजा हॉन ये सब देख लेता है। वो जियांग से एक्सक्यूज़ बनाता है कि उसे थोड़ी देर के लिए एक वर्क है। जियांग के जाने के बाद वो चुपके से उस शॉपकीपर के पास जाता है और वो हेयर पिन बाय लेता है। फिर वो जियांग के मनी रखने वाले पर्स में चुपके से मनी डाल देता है ताकि उसे पता न चले। जियांग इस बात से अनजान मिल पर पहुंचती है जहां उसे चिली पिसवानी है। मिल का ओनर उसे देखकर प्राइस बहुत ज़्यादा बताता है, 5 कॉइन्स। जियांग चौंक जाती है और कहती है, मैंने तो सुना था प्राइस सिर्फ 2 कॉइन्स है। वो समझ जाती है कि ओनर उसे चीट करने की कोशिश कर रहा है। वर्क खत्म होने के बाद जियांग बाहर राजा हॉन का वेट करते करते बेचैन हो जाती है। उसे और घूमना है। दूसरी तरफ जब जियांग मिल से बाहर नहीं आती तो राजा हॉन को उसकी वरी होने लगती है। वो अपने गार्ड को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद उसे देखने के लिए इनसाइड चला जाता है। इस बीच रॉयल किचन में अजीब वेदर है। सनशाइन के साथ रेन हो रही है। गिल ग्यूम इसे एक बैड ओमन मानती है। तभी किचन में एक स्ट्रेंजर दाखिल होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिंग डायनेस्टी का मास्टर शेफ एबिसो है। एबिसो आते ही रॉयल किचन के शेफ्स के वर्क में फॉल्ट निकालना शुरू कर देता है और उनका मजाक उड़ाता है। वो क्लेम करता है कि जोजिन के शेफ्स खाली यूटेंसिल की तरह हैं जो सिर्फ नॉइज मचाते हैं। वो डायरेक्टली जियांग यानी कोलोनल को चैलेंज देने की बात करता है। जोजिन के शेफ्स इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनमें से एक यंग शेफ मिनसुक एबिसो को लीक यानी चाइव्स काटने की कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। मिनसुक अपनी पूरी पावर और टैलेंट लगा देता है, लेकिन एबिसो की स्पीड और नीटनेस के आगे वो टिक नहीं पाता। एबिसो की नाइफ चलाने की आर्ट किसी वॉरियर की तरह है। वो न सिर्फ फास्ट काटता है बल्कि लीक के उन हिस्सों को भी नीटली अलग कर देता है जो खाने लायक नहीं होते। जोजिन के सभी शेफ्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने ही किचन में अपने ही वर्क में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये डिफीट उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी। आगे सीन जियांग और किंग पर आती है। जियांग मिल से अपना वर्क खत्म करके लौट रही हैं। जियांग उसे बताती है कि उसने रास्ते में कुछ फ्लावर्स देखे थे और वो उन्हें लेने गई थी। वो किंग को आइरिस के फ्लावर्स देती है। जियांग हैप्पी होकर कहती है कि ये तो रबर का फ्लावर है। जियांग उसे बताती है कि इन फ्लावर्स को पास रखने से माइंड काम रहता है। बातें करते हुए तभी वहां पर एक मैन आ जाता है जो कि जियांग को स्टिक मारने ही वाला होता है। तभी किंग जियांग को एक थंब से बचाता है। राजा हॉन फुर्ती से उसे पकड़ लेता है। इस कोशिश में उसके हाथ से फ्लास्क का बुके गिर जाता है।
जियांग फ्लावर्स को उठाने के लिए झुकती है, लेकिन किंग उसे रोकता है। वो कहता है ग्राउंड पर गिरे हुए फ्लावर्स को मत उठाओ। फिर वो उसे बताता है कि ये फ्लावर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये हार्ट को रिलीफ देते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो राजा हॉर्न नोटिस करता है कि गिरने की वजह से जियांग के फेस पर मड लग गया है। वो उसे बताता है, लेकिन जियांग उसे चिरायत करने लगती है। इस पर राजा हॉर्न एक किड की तरह उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो मड साफ कर सके। दोनों के बीच में एक हल्की फुल्की चाइल्डिश नोकझोंक होती है। राजा हॉर्न लाफ करते हुए कहता है, तुम्हारा फेस और अगली नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद माहौल काम हो जाता है। किंग जियांग को उस गिफ्ट के लिए मनी और फ्लावर्स के लिए थैंक्स देती है। राजा हॉर्न पूछता है कि क्या वो सच में ये कंपटीशन जीत सकती है। जियांग कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है कि वो गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन रेड चिली पाउडर और रेड चिली पेस्ट इस मुकाबले में उसका सीक्रेट वेपन होंगे। राजा बिना कुछ सोचे उसका हैंड होल्ड कर लेता है। दोनों एक दूसरे का हैंड पकड़े रेन में चलते हैं। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप में बढ़ती क्लोजनेस और ट्रस्ट को दिखाता है। जब जियांग और हॉर्न रॉयल किचन में वापस पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। सभी शेफ्स सैड और डिफीटेड हैं। गिलग्यूम क्राई करते हुए जियांग को बताती है कि कैसे मिंग शेफ एबिसो ने आकर उन्हें नाइफ कंपटीशन में बुरी तरह हरा दिया। जियांग ये सुनकर बहुत एंग्री होती है। वो कहती है कि किसी दूसरे की किचन में आकर ऐसा करना बैड मैनर्स है। वो अपनी टीम को स्कोल्ड करती है कि वे इतनी आसानी से डिफीट कैसे मान सकते हैं। वो उन्हें याद दिलाती है ह्यूमन को सबसे पहले ह्यूमन होना चाहिए, सिर्फ फास्ट काटना ही सब कुछ नहीं होता। वो अपनी टीम का स्पिरिट बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम लोग डिफीट मानने वाले हो? जिन्होंने हमारी किचन में आकर हमें ह्यूमिलिएट किया, उन्हें जोसॉन के लोगों की पावर दिखानी होगी। जियांग की बातों से सभी शेफ्स में एक नया एनर्जी भर जाता है। वे सब एक साथ खड़े होते हैं और फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लौट आया है और अब वे इस कंपटीशन के लिए पहले से कहीं ज्यादा रेडी हैं। दूसरी तरफ एबिसो अपने मास्टर उगॉन को बताता है कि जोसॉन के शेफ्स का स्किल तो ऑर्डिनरी है, लेकिन उनके पास कोई स्पेशल मसाला यानी रेड चिली है जो मुकाबले में कुछ अलग कर सकता है। आखिरकार कंपटीशन का डे आ जाता है। माहौल में हैवी टेंशन है। राजा हॉर्न और मिंग एनवॉय उगॉन आमने सामने बैठे हैं। कंपटीशन 3 राउंड्स का होगा और हर राउंड का सब्जेक्ट स्लिप निकालकर तय किया जाएगा। फर्स्ट राउंड, वर्ल्ड में न मिलने वाला मीट डिश। पहली स्लिप निकाली जाती है जिस पर लिखा है मीट। सब्जेक्ट है एक ऐसा मीट डिश बनाना जो वर्ल्ड में कहीं और न मिलता हो। मिंग शेफ डैंग बैंगरियोंग को इस राउंड के लिए चुना जाता है। सेकेंड राउंड, एक दूसरे की एक्सचेंज। दूसरी स्लिप निकाली जाती है जिस पर लिखा है एक्सचेंज चेंज। राजा होने क्लेवर प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि इस राउंड में दोनों देशों के शेफ्स एक दूसरे की डिश बनाएंगे ताकि वो एक दूसरे की कल्चर को समझ सके। इसका मतलब है कि मिंग शेफ को जोसॉन का फूड बनाना होगा और जोसॉन की टीम को मिंग डायनेस्टी का। उगॉन इस इंटरेस्टिंग प्रपोजल को मान लेता है। थर्ड राउंड, जिनसिंग सूप। आखिरी स्लिप ग्रैंड प्रिंस निकालता है। उस पर लिखा है सूप और जिनसिंग। सब्जेक्ट है जिनसिंग का इस्तेमाल करके एक सूप बनाना। ये सुनकर मिंग एनवॉय स्माइल करता है क्योंकि सूप बनाने में उन्हें मास्टरी हासिल है और जिनसिंग की डिमांड तो वो पहले से ही कर रहे थे। कंपटीशन के सब्जेक्ट तय होने के बाद उगॉन एक लास्ट और सबसे बड़ा मूव चलता है। वो कहता है अगर हम जीत गए तो जोसॉन को ट्रिब्यूट में गर्ल्स को फिर से भेजना होगा और जिनसिंग की माइनिंग का पूरा राइट हमें देना होगा। लेकिन अगर जोसॉन जीता तो हम फ्यूचर में जोसॉन से ली जाने वाली ट्रिब्यूट की आधी चीज़ें यानी सुगरकेन और सिल्क हमेशा के लिए कैंसिल कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। राजा हॉर्न बिना किसी हेजिटेशन के इन टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये कॉम्पिटिशन सिर्फ रिस्पेक्ट की नहीं बल्कि जोसॉन के फ्यूचर की फाइट बन गई है। दोनों टीम्स को प्रिपरेशन के लिए 5 डेज का टाइम दिया जाता है। प्रतियोगिता की शर्तें तय होने के बाद जब जियांग और उसकी टीम वापस जा रही होती है तो उनका सामना मिंग राजवंश के तीनों माहिर रसोइयों से होता है। जियांग शांत भाव से चाय बनाने वाली वो चीज़ जो एबिसो कल रसोई में छोड़ गया था वापस करती है। ये एक तरह से उनकी चुनौती को स्वीकार करने का संकेत था। मिंग रसोइये उसे घूरते हैं। तभी उनका सबसे खतरनाक रसोइया डांग बैंगरियोंग, जो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है, आगे बढ़ता है। वो बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी भींचकर एक इशारा करता है जैसे वो किसी चीज को कुचल रहा हो। फिर वो ठंडे और धमकी भरे लहजे में कहता है, मैं उस दिन तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। ये सीधी धमकी थी। अब ये साफ हो गया था कि ये मुकाबला सिर्फ खाने का नहीं बल्कि हर तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग बन चुका है। इस तनावपूर्ण माहौल के बाद जियांग की पूरी टीम उसके साथ खड़ी होती है। उन्हें पता है कि मुकाबला कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हें जियांग पर पूरा भरोसा है। ये दिखाता है कि पूरी शाही रसोई अब एकजुट है और जियांग के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है।